यस, चलो। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। ठीक है, इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैंने फेस टू फेस वाले बच्चों को तो बोल दिया है, रिकॉर्डेड वालों को भी बता दूं कि आज बेसिकली दो गलती हुई है, दो गड़बड़ हुई है, जिसका असर आज के क्लास में दिखेगा। दो गड़बड़ ये हुए हैं कि पहला गड़बड़, ये मेरा चश्मा भूल के आया और बाबा मैं ठीक है, और दूसरा गड़बड़ ये है कि मैं आज जिस पेंसिल को यूज करके लिखता हूं वो भी भूल के आया हूं। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट आज मैं बिना लिखे आपको पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि मैं लिख ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, वैसे ऐसे ही हाथ से मैं थोड़ा बहुत लिख तो सकता हूं, लेकिन वो कैसा होगा मुझे पता नहीं, बट स्टिल लेट्स सी, ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि आई विल शो यू द क्वेश्चन एंड एट द सेम टाइम वी विल आल्सो लुक एट अ प्रिंटेड सॉल्यूशन गिवन देयर, और उसी की मदद से हम लोग आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, एंड दैट इज हाउ वी विल प्रोसीड हेड। ठीक है, चलो तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया? हम लोगों ने डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग सबसे पहले फोकस किया। तो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में हम लोगों ने क्या देखा? डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में हमने देखा कि सर या तो मैं डायरेक्ट मेथड से जा रहा हूं या तो इनडायरेक्ट मेथड से जा रहा हूं। डायरेक्ट मेथड से जा रहा हूं यानी मैं डायरेक्टली एसेट को ही क्रेडिट कर रहा हूं डेप्रिसिएशन। इनडायरेक्ट मेथड में जा रहा हूं तो मैं डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर रहा हूं टू अ स्पेशल अकाउंट, जिसे मैं कहता हूं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, राइट? तो इनडायरेक्ट मेथड में मेरे पास असेट से रिलेटेड दो अलग अलग अकाउंट होते हैं। एक तो असेट का अकाउंट जिसमें ओरिजिनल कॉस्ट मेंटेन होता है, और दूसरा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट जिसमें जमा होता जाता है, अक्यूमुलेट होता जाता है द डेप्रिसिएशन। ठीक है, और वहीं पे अगर मैं डायरेक्ट मेथड फॉलो करूं तो मुझे एक ही अकाउंट दिखाई देगा, कौन सा? असेट अकाउंट, और उसमें मुझे डायरेक्टली एसेट दिखाई देगा एट इट्स WDV, जिसे हम लोग कैरिंग वैल्यू इस नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है, हाँ जी सर। तो ये तो हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा हाउ डू वी कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के हेडिंग वाइज अगर मैं बताऊं तो तीन अलग अलग मेथड्स होते हैं। कौन से? एक होता है स्ट्रेट लाइन, एक होता है एक्सेलरेटेड, और एक होता है एक्टिविटी। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन तो स्ट्रेट लाइन है जहां पे मुझे ये पता है कि एसेट का कंसिस्टेंट यूज है हर साल, वहां पे मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड फिक्स्ड बेसिस से हर साल डिवाइड कर दूंगा कॉमनली, यानी whatever is the cost of the asset as reduced by the residual value, it will be commonly divided between the life of the asset. ठीक है, यह है स्ट्रेट लाइन मेथड। वहीं पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में खासियत क्या होती है, जो बात मैंने आपको हाईलाइट करने के लिए कहा था, जो ध्यान रखने के लिए कहा था, वो ये होता है कि अनलाइक स्ट्रेट लाइन जहां पे मैं सीधा डेप्रिसिएशन पर एनम कैलकुलेट करता हूं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जो फॉर्मूला होता है उससे हम लोग डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट ना करते हुए डेप्रिसिएशन का रेट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो वो डेप्रिसिएशन रेट कैलकुलेशन में वी डेफिनेटली कंसीडर द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द एसेट, देन व्हाट इज द रेसिडुअल वैल्यू, व्हाट इज द यूजफुल लाइफ, ये सब कंसीडर करके हम डेप्रिसिएशन का रेट कैलकुलेट करते हैं। तो दिस रेट इज टू बी अप्लाइड ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द एसेट। तो जिस किसी ईयर में मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने जा रहा हूं, वॉट एवर इज द रेट, से द रेट इज 15%, तो दैट 15% विल ऑलवेज बी अप्लाइड ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द एसेट। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी डू इन द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तीसरा यानी एक और एक्सेलरेटेड मेथड में हमने देखा सम ऑफ ईयर्स डिजिट्स मेथड, जो कि बहुत ज्यादा आसान है। सो डिपेंडिंग अपॉन द यूजफुल लाइफ, से द लाइफ इज 4 years, then I will be charging depreciation counted backwards 4, 3, 2, 1। यानी मैं कैसे depreciation चार्ज करूंगा? 4:3:2:1, right? This is how I will charge the depreciation. Sir, what will be the amount? It will be the cost minus the residual value, that will be divided in the ratio 4:3:2:1। Now whatever is the life, suppose 8 साल का लाइफ है तो 8:7:6:5:4:3:2:1, right? This is how we will divide it। अब यहां पे सिर्फ एक ही गलती हो सकती है जिसका हमें ध्यान में रखना है कि सिंस दिस इज ऑल्सो एन एक्सेलरेटेड मेथड, ठीक है, तो हमें ऐसा लगेगा, ऐसा फील होगा कि सर जो ओपनिंग WDV है ना उसको रेशियो में डिवाइड कर देता है। यहां ध्यान रखना है, आपको ओपनिंग WDV को नहीं डिवाइड करना। दिस इज व्हाट हैपेंस। ठीक है, ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जानबूझ के गलती होती है, ये गलती हो जाती है। ठीक है, ऐसे हो जाती है कि मुझे पता नहीं है कि मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन मैं कर देता हूं गलत। ठीक है, तो दिस इज दैट काइंड ऑफ अ वेरी नेचुरल मिस्टेक दैट नॉर्मली स्पीकिंग स्टूडेंट्स कमिट। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सब जगह जैसे मान के चलिए मैंने जो एग्जांपल दिया था, वो एग्जांपल में अगर मान के चलो 4 लाख रुपए का एसेट है, मान लो 4 लाख का एसेट है, एंड सपोज 4:3:2:1 इज द लाइफ। ठीक है, मतलब 4 years इज द लाइफ। तो मैं कैसे करूंगा? 4 लाख को ही मैं डिवाइड करूंगा इन द रेशियो 4/10, देन 3/10, देन 2/10, देन 1/10। सो 4/10 ऑफ 4 लाख, 3/10 ऑफ 4 लाख, 2/10 ऑफ 4 लाख, राइट?
अगर रेसिडुअल वैल्यू है सपोज 20,000 रुपए, तो 4 लाख माइनस 20,000, 3,80,000 को मैं 4:3:1 के रेशियो में डिवाइड करूंगा, यानी 4/10 ऑफ 3,80,000, 3/10 ऑफ 3,80,000, 2/10 ऑफ 3,80,000 एंड सो ऑन। समझ पा रहे सब लोग? ठीक है, हाँ जी। अब यहां आपको वही एक बात का ध्यान रखना है, जैसे मान लो मैंने कहा कि सर मैंने 4 लाख का एसेट खरीदा, मैंने पहले साल 4/10 चार्ज कर दिया। अब 4/10 जो भी आ रहा है 10 कितना आता है, 4/10 ऑफ 4 लाख कितना होता है? 4 लाख का 4/10 देखो तो कितना आ रहा है? 160, 160 राइट। तो 160 में पहले साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करो, डब्ल्यूडीवी बचा 240। तो हमें ऐसी इच्छा होगी कि भैया अगले साल जो मैं 3/10 कर रहा हूं ना, वो 240 का कर देता हूं। ये होता है, दिस इज वेरी वेरी कॉमन, ये ध्यान नहीं रहता और ये गलती हो जाती है। तो आपको यही बात का ध्यान रखना है कि आपको जो ओरिजिनल कॉस्ट है लेस रेसिडुअल वैल्यू, उसी को रेशियो में डिवाइड करना है, ओपनिंग बैलेंस को यहां कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, दिस इज द एक्सीडेंट एरिया दैट स्टूडेंट्स नॉर्मली कमिट, तो प्लीज ध्यान रखना है इसका। ठीक है, अब इसके अलावा हम लोगों ने देखा एक्टिविटी मेथड्स, जिसमें 3 अलग अलग मेथड्स देखे, तीनों में बस असेट का बिजनेस का नेचर बदलता है, लेकिन अदरवाइज अगर मैं कहूं तो सेम है कैलकुलेशन, राइट। सो अंडर एक्टिविटी मेथड्स व्हाट हैपेंस इज एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर एक्टिविटीज। ठीक है, अब जैसे और मतलब अपने को तो सिर्फ इतनी मेथड्स है, लेकिन जरा समझने की कोशिश करना, यहां पर जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि मैं लाइफ को ईयर्स में डिफाइन नहीं करता, मैं लाइफ को डिफाइन करता हूं इन टर्म्स ऑफ सम एक्टिविटी। देखो मैं एक और एग्जांपल देता हूं, मान के चलो प्रणव ने एक ट्रक खरीदा। ठीक है, उसने बोला कि दिमाग खराब हो रहा मेरा सीए की पढ़ाई करते करते, इससे अच्छा मैं ट्रक का बिजनेस करता हूं। ठीक है, ट्रक के बिजनेस में बहुत फायदा है। ठीक है, तो उसने ट्रक खरीदा। ठीक है, बोला कि मैं निकला गड्डी लेके सीधा, ठीक है, गड्डी लेके निकल पड़ा वो। ठीक है, तो ट्रक बिजनेस शुरू कर दिया इसने, बढ़िया, इसने 20-25 ट्रक खरीद लिए, ज्यादा हो गया अच्छा चलो व्हाटएवर मान लो ना यार, क्या हुआ ठीक है ना। हाँ, तो जस्ट इमेजिन ना, प्रणव ट्रक चला रहा है ओके, हाँ जी। तो अभी ट्रक चला रहा है, मान के चला ऐसा ट्रक का बिजनेस है। तो अच्छा, ये ट्रक और बस वाले क्वेश्चंस बहुत पॉपुलर है हमारे एग्जाम में, बहुत सारे क्वेश्चंस दिखेंगे आपको, ट्रक और बस वाले ही दिखते हैं सबके सब। ठीक है, हाँ, तो मैं कह रहा हूं कि इसने ट्रक खरीदा। अब प्रणव गाड़ी कैसे चलाते हो? गाड़ी रफ चलाते हो कि अच्छा चलाते हो? हाँ, रफ चलाता है, चलो एक्सेप्ट कर रहा है भाई, खुद होके एक्सेप्ट कर रहा है। ना तो बहुत सारे गाड़ी चलाने वाले लोग होते हैं जो एक्सेप्ट नहीं करते, स्पेशली गर्ल्स। अब चिढ़ेंगे, सब चिढ़ेंगे मेरे ऊपर लेकिन गर्ल्स को सैंडल्स का इतना ज्यादा शौक क्यों होता है बताइए? वही तो उनका मतलब ब्रेक के लिए वही तो यूज होता है ना, सैंडल खराब हो जाते हैं भाई, इसलिए उन लोगों को साल में कम से कम 30-40 तो लगते ही होंगे है कि नहीं, कम से कम, है कि नहीं। हाँ, ये बात का जवाब उल्टा लड़की अलग देगी, बोले सर वो सैंडल्स किसी और काम में भी आते हैं खैर चलो लेट्स कम बैक। तुम पहले वही सोच रहे थे दिमाग में, कितने खाए हो भाई, अभी उसकी तरफ इशारा कर दिया, तुम दिमाग में तुम्हारे आया और उसकी तरफ इशारा कर दिए, वाह 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 चलो तो कमिंग बैक, तो ट्रक खरीदा प्रणव ने। ठीक है, अब प्रणव जैसा कि खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि बहुत ही ज्यादा रफ चलाता है। ठीक है, अब अगर कोई भी बंदा बोलता है कि ट्रक 10-20 साल तो चल ही जाएगा, तो प्रणव चला रहा है भाई। ठीक है, 10-20 साल बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है ना, तो यहां पर कई बार ऐसा भी होगा कि वो बोलेगा देखो सर, इसको ना मैं किलोमीटर वाइज डिफाइन कर देता हूं, ये ना इतने इतने किलोमीटर चलेगा, 50,000 किलोमीटर चलेगा, 1 लाख किलोमीटर चलेगा। ठीक है, अब डिपेंड करता है, अब ट्रांसपोर्टेशन का अगर बिजनेस है तो भाई डिपेंड करता है ना आप कैसे रगड़ के यूज करो उसको। अगर मान के चलो आपने 1 साल में बहुत ही ज्यादा यूज कर लिया, तो ट्रक भी तो जल्दी खराब होगा ना यार, गेटिंग मी। वहां पे ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि आप बहुत ज्यादा यूज भी कर रहे हो और 10 साल भी चलेगा, ऐसा नहीं होता है ना। तो वहां पर वो लोग कैसे करेंगे, लाइफ को 10 साल बोलने की जगह बोलेंगे 1 लाख किलोमीटर। ठीक है, अब जो भी कॉस्ट ऑफ द एसेट है यू विल डिवाइड इट बाय 1 लाख किलोमीटर, सो यू विल गेट द डेप्रिसिएशन पर किलोमीटर। अब हर साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा सर, डिपेंड करता है कितना ट्रक चलाया। अब पहले साल मान के चलो आपने 4,000 किलोमीटर चलाया, तो 4,000 किलोमीटर इंटू दैट डेप्रिसिएशन रेट पर किलोमीटर। ठीक है, दिस इज एक्टिविटी मेथड। तो एक्टिविटी मेथड में क्या होता है, डिप्लीशन मेथड और प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड, ये दोनों में ही यूनिट्स विल बी द एक्टिविटी। डिप्लीशन इज बेसिकली फॉर नेचुरल एसेट्स। तो नेचुरल एसेट्स में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि जो भी नेचुरल रिसोर्स हम एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं फ्रॉम दैट नेचुरल रिसोर्स,
ठीक है, वो कितना अंदाजन एस्टिमेट निकालने वाले हैं, तो उसके बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन पर यूनिट। उसके बाद हर साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा सर, डिपेंड करेगा कि कितने यूनिट्स हम लोगों ने वहां पे डेप्रिसिएशन, कितने यूनिट्स हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किए, उसके बेसिस से हमारा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। उसी तरह से प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड, बस वहां पे नेचर ये होगा कि यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स की जगह यहाँ पे आ जाता है कोई मशीन, ठीक है, जो कि हम लोग प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। तो वहां पे व्हाटएवर इज द कॉस्ट यू विल एस्टिमेट दैट व्हाटएवर मतलब व्हाट इज द लाइफ इन यूनिट्स, कितने यूनिट्स इस मशीन में से बनाए जा सकते हैं, एंड हेंस यू विल कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन पर यूनिट। उसके बाद आपने जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस किए उसके मुताबिक अपन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज मशीन आवर रेट मेथड। यहां पे मशीन का लाइफ डिफाइन होता है इन आवर्स, तो हम लोग यहां पे कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन पर आवर। तो हर साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा, डिपेंड करेगा आपने कितने आवर्स यूज किए, जितने आवर्स यूज किए उसके मुताबिक उसका डेप्रिसिएशन। सिंपल, ठीक है, ओके। तो ये हुआ हमारा सबसे पहले ये वाले मेथड्स, ठीक है। चलो तो अब एक ये एग्जांपल देख लेते हैं, ये मॉड्यूल का ही एग्जांपल बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो देखो कैसा है, आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान देना। मिसेस सूर्या एंड कंपनी टुक अ लीज ऑफ अ क्वेरी फॉर 1 करोड़, है ना। क्वेरी यानी नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल एसेट। तो यहां पे कौन सा मेथड लगना चाहिए, डिप्लीशन मेथड। अब आप लोग इतने उम्मीदें मत करना कि इंस्टीट्यूट आपको बहुत प्यार से बोलेगा बेटा ये ना ये वाले मेथड पे क्वेश्चन है, इसमें ना ऐसा ऐसा करना। अरे भाई इतना नहीं बोलता वो, कुछ कुछ चीजें हमें समझना पड़ेगा। नेचुरल रिसोर्स है यानी दिस इज डिप्लीशन। Okay, so as per technical estimate, the total quantity of mineral deposit is 2 lakh tons. मतलब अपने को किसी ने बताया कि वहां पे 2 लाख टन टोटल मिनरल्स मिल सकते हैं, है ना। क्या ये 2 लाख टन, क्या बोलोगे इसको, टोटल क्या हमारे लिए, क्या हमारे डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के लिए हम लोग इसे क्या मानेंगे। हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन में 3 चीज चाहिए होते हैं, कॉस्ट, लाइफ, रेसिडुअल वैल्यू। क्या है ये, दिस इज लाइफ इन टन्स। यही तो मेन है एक्टिविटी मेथड्स में। लाइफ इंस्टेड ऑफ गिविंग इन इयर्स दे विल गिव दैट इन टर्म्स ऑफ सम एक्टिविटी, है ना। तो यहां पर इन टन्स लाइफ दिया हुआ है ना। डेप्रिसिएशन वाज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लीशन मेथड। अच्छा हुआ बता दिया ना, तो पता नहीं मैं तो कौन सा लगा देता, है ना। एक्सट्रैक्शन पैटर्न इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। सो 2019 में हम लोगों ने 2000 टन निकाले, 2020 में 10,000 टन निकाले, 2021 में 15,000 टन निकाले। तो अपने को हर साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है और क्वेरी लीज अकाउंट बनाने का है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले मैंने यहां पे स्टेप 1 क्या कैलकुलेट करना चाहिए, आई शुड कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन पर टन, ठीक है। चलो कैलकुलेट करो। कितना, 50। कैसे निकाला सर, 1 करोड़ कॉस्ट है और 2 लाख टन का लाइफ है, यानी वो आ गया 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 2 लाख। अच्छा मान के चलो अगर मैंने बोला होता कि 10 लाख रुपए रेसिडुअल वैल्यू, तो क्या करते हैं आप लोग, 1 करोड़ में से 10 लाख माइनस करते और फिर डिवाइडेड बाय 2 लाख करते। समझे बात को, यस। तो मेरा डेप्रिसिएशन पर टन आ गया 50 रुपए, आया ऐसा, है ना। जीरोस का ध्यान रखना बस, ठीक है, ओके। अब 2019 का डेप्रिसिएशन कितना होना चाहिए सर, सर कितने टन निकाले 2019 में, 2000, तो कितना होना चाहिए डेप्रिसिएशन जमा 2020 में कितना होना चाहिए डेप्रिसिएशन, कैसे निकाला, 10,000 एट द रेट 50। 2021 में कितना होना चाहिए, 15,000 एट द रेट 50। समझा कैसे कैलकुलेट किया सर, टन्स इनटू रेट, जो हम लोगों ने पहले कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। हाँ जी देखिए अभी ये अकाउंट को एक बार देखिए आप लोग। सर सबसे पहले मैंने 1 करोड़ से डेबिट कर दिया, राइट। मैं एक बार ट्राई करके देखता हूं, अगर इसमें हाथ से कुछ कर पाऊं तो कलाकारी हो तो रहा है, चलो। हाँ तो 1 करोड़ मैंने यहां पे डेबिट कर दिया। उसके बाद पहले साल का डेप्रिसिएशन अभी अभी आपने कैलकुलेट किया था 1 लाख रुपए, राइट। 2000 इंटू 50, तो डब्ल्यूडीवी बचा 99 लाख, ये 99 लाख यहां पर ला लिया। फिर हम लोगों ने डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर का कैसे कैलकुलेट किया था, 10,000 इंटू 50, 5 लाख, ओके। डब्ल्यूडीवी बचा 94 लाख, ठीक है, ओके। फिर ये यहां आ गए हम लोग डब्ल्यूडीवी। अगले साल का डेप्रिसिएशन था 7,500 इंटू 50, नहीं
15,000 इंटू 50, 15,000 इंटू 50 है 7.5 लाख, ये WDV बचा, जमा गया, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है। अब इसी तरह से डेप्रिसिएशन अकाउंट देखो, पहले साल डेप्रिसिएशन अकाउंट, दूसरे साल का डेप्रिसिएशन अकाउंट, तीसरे साल का डेप्रिसिएशन अकाउंट। लिटरली स्पीकिंग डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन अकाउंट का टाइम पास होता है यार, सीधा सीधा टू एसेट या टू प्रोविजन और फिर उसको ट्रांसफर करो पीएनएल में, ठीक है। मेन अगर अकाउंट होता है तो वो तो एक एसेट अकाउंट हो सकता है अगर डायरेक्ट मेथड के ऊपर क्वेश्चन हो तो, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के ऊपर क्वेश्चन हो तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वो थोड़ा मेन अकाउंट होता है। और उसके अलावा अगर घुमाना हो तो मशीन डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। चलो जम गया, इजी, यस सर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं आज के रिमेनिंग पार्ट पे। रिमेनिंग पार्ट में हम लोग सबसे पहले आ जाते हैं टू चेंज इन मेथड, ठीक है। चेंज इन मेथड में सबसे पहले जो आपको बात को ध्यान में रखना है वो क्या है, प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। सर एप्लीकेशन कोई भी चेंज के दो तरह से होते हैं, एक को कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव, एक को कहते हैं प्रोस्पेक्टिव, ठीक है। एक को कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव, एक को कहते हैं प्रोस्पेक्टिव, ठीक है। अब देखो इसको अगर मैं रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव को अगर मैं समझाऊं, ठीक है, तो एक परफेक्ट एग्जांपल होगा हस्बैंड वाइफ का झगड़ा। हस्बैंड वाइफ का झगड़ा, ठीक है। हस्बैंड वाइफ के झगड़े में हस्बैंड जो भी दलीलें पेश करता है वो दलीलें पेश करता है विद प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब अभी जो टर्म में डिस्कशन चल रहा है, जिस बात को लेकर झगड़ा है, वो उसको लेके सारे लॉजिकल पॉइंट्स रख देगा सामने, ठीक है, ओके। लेकिन जब वाइफ अपने दलीलें पेश करती है वो दलीलें होते हैं विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। मतलब वो अभी के अभी नहीं, जरूरी नहीं कि इलॉजिकल ही हो, वैसे नहीं है बेटा, बहुत पिटोगे आगे चल के, तुम इतना तो समझ में आ रहा है ठीक है। तो बात ऐसा है कि वो क्या करेगा, वो ऐसा वो करेगी, वो मतलब अभी के पॉइंट्स तो बोलेगी, वो अभी जिस मैटर को लेके झगड़ा चल रहा है वो तो बोलेगी, लेकिन कल कौन से पॉइंट को लेके हुआ था, 2 महीने पहले कौन से पॉइंट को लेके हुआ था, 1 साल पहले कौन से पॉइंट को लिए हुआ था, अरे 10 साल पहले कौन से पॉइंट को लेके हुआ था, सारे के सारे पॉइंट्स आ जाएंगे यहां पे। तो रिट्रोस्पेक्टिव थोड़ा समझे क्या हो रहा है। रिट्रोस्पेक्टिव यू आर गोइंग बैक टू द पास्ट, प्रोस्पेक्टिव मींस यू आर स्टेइंग एट द प्रेजेंट, ठीक है। थोड़ा सा कनेक्ट कर पाए क्या है, अब आते हैं वापस, है ना। तो देखो सर, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलो मैंने एसेट जो खरीदा था 4 साल पहले खरीदा था, ठीक है। अब आज मेरे को एसेट का मेथड मतलब डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज करने की इच्छा हो रही है, तो मैं अगर इसे चेंज कर रहा हूं, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कह रहा है आज जो भी वैल्यू है उसी में चेंज अप्लाई करना शुरू कर दो, खत्म। आज एसेट का वैल्यू 4 लाख है, ठीक है सर, 4 लाख पे नया वाला रेट, नया वाला मेथड चालू। गेटिंग मी? दिस इज कॉल्ड एज प्रोस्पेक्टिव मेथड, ठीक है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट बोलता है आज ये वैल्यू है तो क्या हुआ, 4 साल पहले क्या था। अगर 4 साल पहले हमने ये मेथड को चेंज किया होता तो पुराने मेथड से क्या होता, नए मेथड से क्या होता, सब चेंज करो, उसका इफेक्ट दिखाओ, उसके बाद आप अप्लाई करो यानी गड़े मुड़ दो उखाड़ो ठीक है। तो किसी जमाने में एएस इसमें भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ही कहा करता था, लेकिन फिर फाइनली उसको चेंज कर दिया गया, जमाना बदल बहुत टाइम से हुआ है, इसको चेंज कर दिया गया है। और वेलकम चेंज, अच्छा चेंज, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लाओ यार, काय को इतने झमेले पालते बैठेंगे, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा तकलीफ सीए लोगों को हुई। क्यों हुई सोच के देखो, अगर मान के चलो चेंज इन मेथड लगाना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको डिटेल चाहिए ना। पिछले 4-5 साल का अगर तुम क्लाइंट को डिटेल बोलोगे, वो बोलेगा मेरे को पिछले 2 साल का याद नहीं है, मेरे को मेरा एनिवर्सरी याद नहीं है, तुम मेरे को 4 साल का डेटा पूछ रहे हो, कहां से याद रखूंगा मैं, ठीक है। तो तकलीफ किसको होती है, सीए को होती है। इसी वजह से इसको अच्छा ही है, जो भी मूव है बहुत अच्छा मूव है। तो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलो हम लोग एक एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे, ठीक है। देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, ठीक है, 1 मिनट रुकना। हाँ देखो, कोशिश करता हूं, ऐसे ही लिख रहा हूं हाथ से, ठीक है। हाँ तो मान के चलो मैंने एक एसेट खरीदा फॉर 5 लाख, अरे बाप रे, नॉट बैड ठीक है ओके, हाँ जी। इस पे हम लोग लगा रहे थे मान के चलो एसएलएम, ठीक है, एसएलएम लगा रहे थे एट द रेट 10%, ठीक है। तो 10% पहले साल का कितना रहा होगा, 50,000 बरोबर। तो 50,000 माइनस करके कितना आ गया, 4,50,000,
ठीक है, ये हुआ। अब अगले साल मैंने और 10% चार्ज कर दिया सर एसएलए में। एसएलए में तो कितना होगा 45,000, 45 की 50, 50 पक्का, यस 50 एसएलए में, तो 50,000 चार्ज कर दिया अपन ने, है ना। ओके, तो अब कितना बच गया 4 लाख। ठीक है रुशील, वैसे मुझे सुनाई दिया था। ओके हाँ जी, तो फिर से 10% चार्ज कर रहा हूं मैं, कितना चार्ज करूंगा 50,000 कर दिया चार्ज। ओके हाँ जी, कितना बचा अभी, अरे अच्छा भाई, हाँ कितना बचा, कितना 3,50,000 बरोबर, ऐसे ही है। ओके ठीक है सर, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है सर, बराबर समझ रहा हूं मैं, सब समझ रहा हूं तुम लोगों के मन की बातें हैं। ठीक है ओके, अब बात ऐसा है कि अब हमने सोचा कि नहीं यार, अब ना रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लगाते हैं। ठीक है, अब लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल टेल यू वन प्रैक्टिकल बात, मतलब हमारी किताबी भाषा में और हमारे एग्जाम ओरिएंटेड से तो हलवा है सर, जब चाहो मेथड चेंज कर दो, जो करना है कर दो। ठीक है, क्वेश्चंस तो ऐसे बन जाते हैं, लेकिन सर प्रैक्टिकली अगर कहूं तो अगर मान के चलो यू आर एक्चुअली डूइंग द अकाउंटिंग ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी, इमेजिन आप सीए बन गए, आप किसी एक मल्टीनेशनल कंपनी में बढ़िया ये अकाउंटिंग कर रहे हो। ठीक है, अब वहां पे एमडी बोलता है कि अरे यार क्या एसएलएम लगा रहे हो यार, बोर मार रहा है, चेंज करो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड चल। ठीक है, अब जरा सोच के देखो, एमडी के सिर्फ बोल देने से, बोर मारने की वजह से चेंज कर सकते हो क्या? एमडी की इच्छा है चेंज करो, कर सकते हो क्या? ठीक है भाई, मेथड बदलना बीवी बदलने जैसा होता है, समझ लो इस बात को। चेंज करने की कितनी भी इच्छा हो, समझे बात को, तो वैसे ही यहां पे भी होता है। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज कंसिस्टेंसी। व्हाट इज कंसिस्टेंसी? वंस यू हैव अडॉप्टेड वन मेथड, यू हैव टू कंसिस्टेंटली अडॉप्ट द सेम मेथड एवरी ईयर, यू कैन नॉट चेंज द मेथड। ठीक है, चेंज नहीं कर सकते आप, ऐवी बोला है तो चेंज करो, नहीं चलता। चेंज इज अलाउड ओनली इन 2 सिचुएशंस। ठीक है, इसके ऊपर भी थियरी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। 2 सिचुएशन में चेंज अलाउड है। ठीक है, एक तो कानून बदल गया, कानून ही बदल गया, वही कह रहा है कि मेथड चेंज करो, तब तो करना ही पड़ेगा, कानून ही है बदल गया, क्या करेंगे। दूसरा, अगर वो चेंज हमारे लिए बेहतर है, यानी इट रिजल्ट्स इनटू बेटर फाइनेंशियल रिजल्ट्स या बेटर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अगर ऐसा कुछ हो रहा है देन यू कैन चेंज द मेथड। ठीक है, मतलब इसको मैं जैसे प्रैक्टिकली अपने समझाने की कोशिश करता हूं। अब जैसे मान के चलो कोई एक बंदा है, तुम लोगों के ऊपर एग्जाम्पल फ्रेम नहीं करूंगा, रहने दो, क्योंकि एग्जाम्पल थोड़ा भयंकर है। वैसे मुझे बहुत इच्छा हो रही है कि मैं ये एग्जाम्पल स्वप्निल के ऊपर फ्रेम करूं, क्योंकि वो वैसे भी पिटने वाला है। ठीक है, तो फ्रेम करोगे उसके ऊपर, बुरा तो नहीं मानोगे, नहीं मानोगे ना? हाँ, तो मान लो थोड़ा फ्यूचरिस्टिक है, हाँ मतलब फ्यूचर में स्वप्निल की शादी हुई। ठीक है, मतलब बुरा नहीं मानना, थोड़ा ज्यादा ही एग्जाम्पल एग्जैजरेट करके बता रहा हूं। ठीक है, अब जिससे भी शादी हुई थोड़ी डेंजर है वो ठीक है, रोज उसको बहुत मारती है ठीक है, बहुत मार खाता है बेचारा, घर पहुंचते ही वो दारू पी के आती है और फिर बहुत मारती है। ठीक है, तो बेचारे का ऐसा हाल है, तो रोज मार खा रहा है, तो क्या वो कंसिस्टेंट रहेगा? नहीं नहीं, मैं कंसिस्टेंट रहूं। अरे भाई, चेंज होना उसके लिए बेहतर है, समझ गए मेरी बात को? तो यहां पर चेंज अलाउड है, समझे बात को? लेकिन और एक बात ध्यान रखना है कि चेंज का इंफॉर्मेशन पब्लिक में बोलना पड़ता है, समझे बात को? तो भाई अब हम लोग साथ नहीं है, ब्रेकअप पार्टी, समझे ना बात को? तो ये बोलना पड़ता है। तो यहां पर भी अगर मेथड चेंज कर रहे हो, यू हैव टू स्पेसिफिकली इन्फॉर्म, आपको ये बोलना पड़ेगा, समझे बात को? क्लियर? ओके, तो देखो सर, ये मेथड अभी मान के चलो हमारे बिजनेस के लिए अच्छा है और इसलिए हम लोग चेंज कर रहे हैं। और अभी हम लोगों ने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का सब एप्लीकेशन करके मान के चलो 15% रेट यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड मुझे अप्लाई करना है, ऐसा करना है। तो अब मैं क्या करूंगा सर, मैं पहले वो जो पुराना जो रेट था उस पर वापस जाऊं, 15% और 5 लाख करूं क्या? पहले से शुरुआत से करोगे कुछ नहीं। यहां पे ये कहता है प्रोस्पेक्टिव चेंज। प्रोस्पेक्टिव चेंज का मतलब क्या हुआ सर? व्हाट इज द वैल्यू नाउ? अभी क्या है वैल्यू? 3,50,000 ना। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हम ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं सर, ओपनिंग बैलेंस पे रेट अप्लाई करते हैं। तो अब मुझे क्या करना है? अभी मुझे नए मेथड से
सीधा इसका वैल्यू पकड़ लेना है 3.5 लाख, है ना, और मुझे इस पे 15% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो 15% ऑफ 3.5 लाख, देखो कितना आ रहा है 52,500। अभी क्या बचा बैलेंस 2,97,500, है ना। तो अब अगर मैं इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करूं अगले साल 15%, मेथड चेंज हो गया, तो 15% ऑफ 2,97,500, है ना। ऐसा चलता जाएगा। क्या किया समझ में आया सर? एक वक्त तक मैंने पुराना मेथड लगाया, फिर जैसे ही मेथड चेंज करने की बारी आई उस डेट से नया मेथड अप्लाई करना शुरू कर दिया, सीधा सीधा जो बैलेंस था उस पर नया मेथड चार्ज कर दिया, खत्म था। इजी, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल बताता हूं, जरा सोच के बताना इसके बारे में, ठीक है। जैसे मान के चलो मैं कहता हूं कि सर मैं ना 10 लाख रुपए का एसेट है, ठीक है, इस पे मैं 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूं, ठीक है, और ऐसे 3 साल हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि इसका WDV क्या बचा होगा। 3 साल का डेप्रिसिएशन इस पे चार्ज हो चुका है, आप मुझे बताइए कितना WDV बचा होगा। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अप्लाई कर रहा हूं मैं, हाँ 7 लाख 7,29,000 आ रहा है सर। पहले साल 1 लाख, है ना, ओके, बचा 9 लाख। दूसरे साल कितना हुआ 9 लाख का 10% 90,000, ठीक है, तो माइनस करके कितना बचा 8,10,000। तीसरे साल आपने 8,10,000 का 10% कैलकुलेट किया 81,000, कितना बचा 7,29,000, ये बचा, ओके। अब मान के चलो मैं कह रहा हूं कि अब हमें SLM लगाना है, ठीक है, यहां से हमें SLM लगाना है। अब SLM के लिए परसेंटेज नहीं दिया मैंने आपको, ठीक है, मैंने आपको परसेंटेज नहीं किया दिया, मैंने रादर आपको कहा कि SLM लगाओ फॉर द रिमेनिंग 6 ईयर्स, रिमेनिंग लाइफ इज 6 ईयर्स, ठीक है, और आपको SLM लगाने का है, ओके। अच्छा, इसमें सिर्फ मैं एक चेंज कर रहा हूं, इसमें एक मिनट रुको, अरे भाई मैं कैलकुलेटर भी नहीं लाया आज, क्या यार आज सब कुछ भूल के आया हूं मैं चलो कोई नहीं, फोन पे कर लेते हैं। हाँ, इस पे कैलकुलेटर कहाँ है, हाँ ये रहा, यही ना, हाँ यही है, हाँ एक मिनट रुकना। हाँ चलो, तो इसमें मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूं कि रेसिडुअल वैल्यू इज 9,000, ठीक है। मैंने अभी आपको ऐसा बताया कि लाइफ नाउ इज 6 ईयर्स, रिमेनिंग लाइफ इज 6 ईयर्स, रेसिडुअल वैल्यू इज 9,000, ऐसा डिटेल दे दिया मैंने आपको, ठीक है। अब अगर ये डिटेल है तो अब मुझे बताइए चौथे साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा। कैसे निकाला? यस, SLM लगा रहे हैं, 7,29,000 में से रेसिडुअल वैल्यू माइनस कर दिया 9,000, जो बचा उसको डिवाइडेड बाय 6 कर दिया, काम खत्म। समझ में आया क्या किया? यस, दिस इज चेंज इन मेथड, इजी है। यस सर, तो अब हम लोग जरा इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। चलो, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पॉपुलर है हमारे एग्जामिनेशन में, ठीक है। चलो लेट्स सी। अब हाँ, एक चीज और बता दूं, ऐसे क्वेश्चंस वैसे तो पॉपुलर है लेकिन इसमें थोड़ा सा किस्मत मैटर करता है। मतलब मैं ये सबको इस बात के बारे में खुल के बोलना चाह रहा हूं, ये मेथड के क्वेश्चंस में सिर्फ जून 24 एग्जाम्स जिन्होंने दिया था उनकी किस्मत खराब थी, उनकी किस्मत खराब थी क्योंकि वो क्वेश्चन गड़बड़ वाला था, वो क्वेश्चन ही गड़बड़ था। मतलब बहुत सारे जनों ने यूट्यूब में बाद में ये रिव्यू डाला था कि वो क्वेश्चन गलत है, उसके फुल मार्क्स मिल जाएंगे, कोई फुल मार्क्स तो मिले नहीं। पहली बात, ये गलत है, लेकिन जो है वो है, इंस्टीट्यूट अगर गलती करता भी है तो वो मानता नहीं है, ठीक है। वो क्वेश्चन गलत है, बिल्कुल गलत है,
लेकिन इंस्टीट्यूट ने ना मानते हुए सजेस्टेड आंसर में उसके 3 अलग अलग ऑल्टरनेटिव देके रखे हैं। 3 की 4 याद नहीं आ रहा, 3 तो है कम से कम, ठीक है, कि इसको ऐसे भी किया जा सकता है, इसको वैसे भी किया जा सकता है। अच्छा, 6 पेज का एक्सप्लेनेशन उसका, ठीक है। अब इसमें क्या किया उन्होंने, सिर्फ एक ही गड़बड़ किया, उन्होंने जो चेंज दिया, उन्होंने बोला कि इट विल बी विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। अब रेट्रोस्पेक्टिव तो होता नहीं है, इसमें तो होता है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, ठीक है। अब उसमें भी कोई एसेट खरीदा, कोई एसेट बेचा, बहुत सारी चीजें ऐसे आ गए, तो सुपर कॉम्प्लिकेटेड हो गया था वो क्वेश्चन। नहीं, उस पे कैसा है, अगर ऐसा आया, पहली बात तो ये भी बता दूं, ऐसा कभी भी हो सकता है, वी डोंट नो। अगर ये हमारे एग्जाम में ऐसा कुछ भी हुआ, देन इन दैट केस व्हाट यू शुड डू इज यू शुड अटेम्प्ट इट, ठीक है। अगर आप लोगों ने अटेम्प्ट करके कुछ भी लिख के आए हो ना, तो अगर वो गलती इंस्टीट्यूट ने एक्सेप्ट किया, तो वो सबसे पहले ये देखता है कि आपने अटेम्प्ट किया कि नहीं। अगर मान के चलो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे वहां पे, ठीक है। तो अटेम्प्ट जरूर करके आना, भले ही उसमें अपने को नहीं समझ में आया, लेकिन जितना समझो उतना तो भी लिख के आना, ठीक है। हाँ, यस, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट डाल दिया था वहां पे गड़बड़, मतलब वो डेट उन्होंने बैक डेटेड दे दिया था, वही सही है। और वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स वो भी था, इंस्टीट्यूट ने जो आंसर्स दिए ना सजेस्टेड में, वो वाला भी दिया है, हाँ वही सही है, वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि एएस वही कहता है, ठीक है। शायद मेरे पर्सनल ओपिनियन में इंस्टीट्यूट ने गड़बड़ क्या कहां कर दिया, उन्होंने कोई पुरानी किताब उठाया होगा और पुरानी किताब में से क्वेश्चन उठा के एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया, ये हुआ होगा जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि पहले कानून कुछ और हुआ करता था, ठीक है। हाँ हाँ, वही सारा सही है, वही एकदम परफेक्ट है, लेकिन उसमें क्वेश्चन से मैच नहीं कर रहा था फिर हमारा अप्रोच, बस वही गड़बड़ है। तो भैया ये बता दूं मैं आप लोगों को कि ऐसे गड़बड़ वाले क्वेश्चंस बिल्कुल एग्जाम में आ सकते हैं, और अभी तक जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, सबसे ज्यादा गड़बड़ डिप्रिसिएशन में किया है इन्होंने। इसके पहले भी एक बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने डेट गलत दे दिया था, आरटीपी की एमटीपी की बात है, शायद सितंबर के आरटीपी की बात है, शायद मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन कोई तो भी एक इसमें ऐसा हुआ था कि उसमें उन्होंने डेट ही गड़बड़ कर दिया। तो ऐसे डिप्रिसिएशन में बहुत गलती होते रहते हैं, ठीक है। तो अभी क्या करे, मतलब अभी तो फिर भी ठीक है, मैं अभी आप लोग ये नया मेथड, नया सिलेबस देख रहे हो, मैंने अभी तक 4 की 5 बार चेंज होते हुए देख लिया है अपने करियर में, ठीक है। मतलब इससे पहले आप लोगों को शायद पता होगा कि नहीं पता नहीं, सीपीटी नाम हुआ करता था, पता है कभी, तो तब कैसा था, तब एमसीक्यू बेस्ड था, अकाउंट्स भी एमसीक्यू बेस्ड हुआ करता था। अब एमसीक्यू में तो 4 ऑप्शन है, ओएमआर शीट में आपको मार्क करना है, आप अजम्पशन लिखने का कोई स्कोप ही नहीं आपके पास, है ना। अब क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में व्हाट इज द ईयर एंड डेट, वो नहीं दिया है, ठीक है। अब अगर 31 दिसंबर अज्यूम करो तो एक आंसर आ रहा है, वो ऑप्शन में दिया हुआ है, और अगर 31 मार्च अज्यूम करो तो एक और आंसर आ रहा है, वो भी ऑप्शन में दिया हुआ है। बच्चे कंफ्यूज करे तो करे क्या, ठीक है, ईयर एंड डेट दिया नहीं उन्होंने, ठीक है। तो खैर अभी तो भी अच्छा है कि हम देखो एमसीक्यू नहीं है, थैंक गॉड, और अगर है भी तो सब्जेक्टिव है, एमसीक्यू नहीं है, लेकिन अगर रहा भी तो सब्जेक्टिव है, कम से कम अजम्पशन लिख के तो आंसर आ जाएंगे, लिख के देंगे, ठीक है। चलो एनीवेज, अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन में, देखते हैं मिसेस, ये मैंने कहां से लिया है, मुझे भी याद नहीं आ रहा कहां से लिया मैंने, ये शायद आरटीपी का है, ये आरटीपी का, ये जून वाला क्वेश्चन नहीं लिया मैंने। जून वाला क्वेश्चन करेंगे तो अभी कम से कम 1 से 1.5 घंटा अपन वही डिस्कस करते रहेंगे, और वो होने के बाद भी ऐसा है, वो वाला फील आएगा, वो है ना, तो रहने दो उसको। ओके, तो मिसेस दीप लक्ष्मी purchased a second hand machine on 1st April 2020 for rupees 1,60,000। इनको ना सेकंड हैंड मशीन में कुछ ज्यादा ही शौक है, बहुत अच्छा लगता है इनको, ठीक है। तो सेकंड हैंड मशीन ये बोलते रहते हैं, क्यों बोलते रहते पता है, क्योंकि सेकंड हैंड मशीन में ना ये इंस्टॉलेशन रिपेयर चार्जेस वगैरह जो रहते हैं, दैट इज आल्सो टू बी इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ इट, ठीक है, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट का हिस्सा होता है, और बच्चे अक्सर उसमें गलती करते हैं, इसलिए वो जानबूझ के सेकंड हैंड मशीन पे डालते हैं। तो देखो वहां पे लिखा भी है, ओवरऑलिंग एंड इरेक्शन चार्जेस अमाउंटेड टू 40,000, यानी मशीन का कॉस्ट क्या मानोगे आप लोग, 2 लाख, ठीक है। ओके, अनदर मशीन वाज परचेज्ड ऑन फॉर 80,000 ऑन 1st of October 2020। कभी भी याद रखना डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस में डेट्स पे स्पेशल फोकस रखना, ठीक है। ऑन 1st October 2022 द मशीन इंस्टॉल्ड ऑन 1st of April 2020 was sold for rupees 1 lakh।
Another machine for rupees 30,000 was purchased and was installed on 31st December 2022. टोटल मिला के 3 एसेट हो गए अब तक, एक बिक गया और 2 अभी भी है. Under the existing practice, the company provides depreciation at 10% per annum on original cost. However, from 1st of April 2023, it decided to adopt WDV method and to charge depreciation at 15% प्रति वर्ष. ये हमारा एग्जांपल वाले रेट ले लिया इन्होंने, ठीक है. You are required to prepare machine account for the years 2020 to 2024. ठीक है, चलिए अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए. तो इसके लिए सबसे पहला काम जो मेरे हिसाब से हमने कर लेना चाहिए वो है हमने एक टेबल बनाना चाहिए. उस टेबल में ना सारे कैलकुलेशन शुरुआत से लेके लिख के रख लो भाई, ठीक है ना. क्योंकि वो कर लेना तो हमारा दिमाग में क्लियरेंस आ जाता है कि मुझे कहां पर क्या एंट्री करनी है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. वैसे भी हमें सिर्फ और सिर्फ मशीन अकाउंट पूछा हुआ है, तो हमारा मेन आंसर जो रहेगा मशीन का फॉर्मेट बना के हम लोग रुक जाएंगे, ठीक है. जगह लगेगा, मशीनरी अकाउंट बनाएंगे हम लोग, रुक जाएंगे, ठीक है. और उसके बाद हम लोग वर्किंग नोट में आ जाएंगे, ठीक है. तो अगर मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं तो लगभग मैं आधे पेज से लेके एक पेज मशीन अकाउंट बना के छोड़ दूंगा और उसके बाद मैं आगे बढ़ के आ जाऊंगा टू वर्किंग नोट, जहां पे मैं बनाऊंगा टेबल, ठीक है. हेलो हेलो, हाँ. मैं एक सेकंड के लिए डर गया था, मुझे लगा कि आवाज रिकॉर्ड नहीं हो रहा है. इससे पहले ऑलरेडी ऐसा हो चुका है, 2 बार हुआ है ये रिसेंट 1 हफ्ते के अंदर में. तो चेक कर लिया भाई, आवाज हो रहा है रिकॉर्ड, थैंक गॉड. ठीक है, रेडी. चलो अब मैं यहां पे इतना हाथ से ऐसे करके लिख नहीं पाऊंगा इसलिए मैं सीधा आपको सोल्यूशन दिखा रहा हूं फिलहाल, ठीक है. हाँ जी, तो मैं अगर यहां पे टेबल को रेफर करूं तो टेबल रेफर करने पे मैं यहां पे 3 कॉलम बनाऊंगा. दिख रहा है क्या कि ब्लर हो रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ब्लर हो रहा है, ये कि मैंने चश्मा नहीं पहना इसलिए ब्लर है. हाँ, थैंक गॉड, ठीक है, ओके. बट स्टिल थोड़ा बहुत दिख जा रहा है, विजिबल है ना. हाँ, ओके. तो पहला एसेट 2 लाख का है, ठीक है. ये मैं आपको मॉड्यूल का मतलब इंस्टीट्यूट का प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं. इंस्टीट्यूट के प्रेजेंटेशन में और मेरे प्रेजेंटेशन में थोड़ा एक डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस को लेके मैं आपको बता दूं. मैं अगर यहां पे लिखता तो मैं डेट के फ्लो में जाता, मैं पहले डेट पे 2 लाख लिखता. आपको देखो वहां पे 2,80,000 और 30,000 सब एक लाइन में लिख दिया उन्होंने. तो मैंने ऐसा देखा है, इससे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होके जिस ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना है उस ईयर में भी चार्ज कर देते हैं. ये गलती होती है, इसलिए आप लोग वहां पे एक लाइन में ना लिखते हुए उसको नीचे लिखो. मतलब पहले 2 लाख एक डेट के नीचे लिखो, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करो, फिर मतलब सब अलग 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 लिखना ज्यादा सही रहेगा, ठीक है. चलिए, तो मेरे पास सबसे पहला असेट कब आया? 1st of April 2020 को, ठीक है. ओके, हमारा ईयर एंड कब हो रहा है? दिया है क्या? बोल नहीं सकते? अब बोल नहीं सकते. जो भी करना है हमने वहां पे हमारा अजम्पशन लिख देना चाहिए. और यहां पे 31 दिसंबर ज्यादा लॉजिकल मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि ये एंड में देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीन फॉर द ईयर्स 2020 से लेकर 2024. अब अगर वो फाइनेंशियल ईयर होता तो 2021, 21, 22 इस तरह के पैटर्न में देते, ठीक है. तो यहां पे तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहां पे मैं भी देख लेता हूं कि इन्होंने क्या किया है. इन्होंने 31 मार्च एज्यूम किया है, ठीक है. बट दिस इज अजम्पशन, यहां पे कहीं पे भी इन्होंने मेंशन नहीं किया व्हाट इज द ईयर एंड डेट, ठीक है. अब लॉजिकली ये मैच नहीं हो रहा 31 मार्च, क्योंकि फिर 2020 से लेकर 2024 देना सही नहीं है ना. फाइनेंशियल ईयर लिखने का स्टाइल अलग होता है, ओके. बट एनीवेज इंस्टीट्यूट है, ओके. हाँ जी, तो
अगर मैं यहां पे कैलकुलेशंस देखूं तो सबसे पहले 2 लाख रुपए का एसेट है, अगर मैं इस पे 31 मार्च तक का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा तो 10% से स्ट्रेट लाइन मेथड पे लगाऊंगा, है ना। अगला एसेट 80,000 का मैंने कब खरीदा? 1 अक्टूबर 2020, यानी 6 महीने के बाद। तो इस 80,000 पे भी मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा एज ऑन 31 मार्च 2021 एट रेट 10% फॉर 6 मंथ्स। ठीक है क्या? सो आप लोगों ने 3 कॉलम बना लिए। 2 लाख के एसेट पे आपने 31 मार्च 2021 को पहला डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो 31 मार्च 2021 को आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 2 लाख रुपए का 10% फॉर द होल ईयर। ठीक है। अगले एसेट यानी 80,000 पे आपने चार्ज किया 80,000 का 10% फॉर 6 मंथ्स। कर दिया। यानी आपका पहला डेप्रिसिएशन आ रहा होगा 20,000 और दूसरा आ रहा होगा 4,000। ठीक है, यस। अब ये चार्ज हो जाने के बाद WDV निकाल लो। ठीक है, ईयर पे ध्यान रखना। अब आपका 31 मार्च 21 को आपने चार्ज किया, यानी 1 अप्रैल 21 से आपका नेक्स्ट ईयर चालू हो रहा है, सेकेंड ईयर। 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22, ये हुआ दूसरा साल, है ना। अब वहां पे हमें नेक्स्ट इंफॉर्मेशन कब दिया है? ऑन 1 अक्टूबर 2022, यानी 31 मार्च 2022 के बाद की बात, पहले डेट्स पे ध्यान दो। 1 अप्रैल 21 से आपका ईयर शुरू हुआ, कब खत्म हुआ? 31 मार्च 2022। नेक्स्ट मशीन आपने कब खरीदा या बेचा? 1 अक्टूबर 2022 को, है ना। यानी दूसरे साल में वो सेल नहीं हुआ है, वो तीसरे साल में सेल हुआ है। यानी दूसरे साल में तो कोई चेंज है ही नहीं, कोई एसेट बेचा ही नहीं अपन ने। ठीक है, तो सर दूसरे साल में सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज होगा और कुछ भी नहीं होगा। सो आप 31 मार्च 2022 को डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे स्ट्रेट लाइन मेथड से ही। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड से पहले एसेट पे तो पूरे 20,000 ही आएंगे, दूसरे एसेट पे कितना आएगा? कितना था ओरिजिनल कॉस्ट? 80,000, 10% रेट है तो कितना होगा? 8,000। सो 31 मार्च 2022 को पहले मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 20,000, दूसरे पे चार्ज होगा 8,000। चार्ज कर दो, देखो क्या बैलेंस है। ये आना चाहिए 160 एंड 68 आ गया, बढ़िया। तो सर अब हम लोग आ गए तीसरे साल में। ठीक है, तीसरे साल में मुझे क्या बोला है? 1 अक्टूबर 2022 को द मशीन इंस्टॉल ऑन 1 अप्रैल 2020 वाज सोल्ड फॉर 1 लाख। ओके, तो सर टर्मिनेट हुआ ये एसेट, टर्मिनेट हुआ तो सबसे पहले टिल द डेट ऑफ टर्मिनेशन आई नीड टू चार्ज डेप्रिसिएशन, यानी 1 अक्टूबर तक का डेप्रिसिएशन, यानी 6 महीने का डेप्रिसिएशन। तो पहले एसेट पे 20,000 साल भर का डेप्रिसिएशन है, स्ट्रेट लाइन मेथड, है ना। सर हम लोग मेथड कब चेंज कर रहे हैं? 1 अप्रैल 2023 को, है ना। तो अभी फिलहाल मेरे को कोई टेंशन ही नहीं, कर दो सब चार्ज। तो कितना आना चाहिए? 20,000 साल भर का होता है, 6 महीने का कितना होगा? 10,000। तो सबसे पहले तो मैं यहां चार्ज करूंगा 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन, सिर्फ मशीन 1 ना। 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन अगर चार्ज कर दिया तो उसका WDV बचा 1,50,000 और हमने बेचा इसे 1 लाख में, यानी क्या समझ में आ रहा है? 50,000 रुपए का लॉस। ठीक है, चलो बढ़िया। अब ये होने के बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन मुझे क्या दिखाई दे रहा है? अगला इंफॉर्मेशन जो दिखाई दे रहा है ना, वो दिखाई दे रहा है कि अनदर मशीन फॉर 30,000 वाज परचेज वाज इंस्टॉल्ड ऑन 31 दिसंबर 2022। यानी एक और नया एसेट आया, अभी कब आया? 31 दिसंबर 2022। यानी इस पे डिप्रिसिएशन कितने महीनों का चार्ज होगा?
3 महीने का, बरोबर? यस सर। तो अब सबसे पहले तो वो परचेज दिखाना होगा, मशीन 3 30,000, और दूसरा मशीन और तीसरे मशीन ये दोनों में डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। दूसरे मशीन पे तो साल भर का 8,000, तीसरे मशीन पे 30,000 का 10% का 3/12। ठीक है, कर दो चार्ज। ये कब चार्ज होगा? 31 मार्च 2023। हाँ जी, 750 यानी 8,000 रुपए सेकंड मशीन पे और 750 रुपए थर्ड मशीन पे, कर दिया चार्ज। क्या हुआ? क्या डाउट है बताओ? मेथड चेंज कर दिया। अच्छा, डेट डेट्स आर कंफ्यूजिंग, इसलिए ज्यादा डेट अवॉइड करना चाहिए। खैर चलो, हुआ? यस सर। डब्ल्यूडीवी निकाल लो, देखो क्या आ रहा है। पहला मशीन तो गया, दूसरे और तीसरे मशीन का डब्ल्यूडीवी, दूसरे का बचना चाहिए 60,000, तीसरे का बचना चाहिए 29,250। आता आम्ही आले 1 एप्रिल 2023 मध्ये। इस डेट को क्या हुआ? इस डेट को हमने डिसाइड किया कि अब हम डिप्रिसिएशन का मेथड चेंज कर देंगे टू डब्ल्यूडीवी मेथड और 15% रेट लगाएंगे। तो ठीक है सर, लगा दो सर, कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, तो अभी क्या करूंगा? कोई चेंज तो है नहीं, परचेज सेल तो है नहीं, सीधा मैं 31 मार्च 2024 को डिप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। लेकिन इस बार इट विल बी 15% ऑफ वॉट एवर इज द डब्ल्यूडीवी। तो दूसरे मशीन का डब्ल्यूडीवी क्या था अभी? 60,000, उसका 15%। तीसरे मशीन का क्या था? 29,250, उसका 15%। निकाल लो। अरे इन्होंने लिखा ही नहीं यहां पे डिप्रिसिएशन। चलो कोई नहीं, ये आधा होगा 9,000 एंड 4387.5। मशीन 2 पे 9,000, मशीन 3 पे 4387.5 आ रहा था बस। हाँ बिल्कुल, दैट्स इट। सारे कैलकुलेशन हो गए, अब इनको अपने को मशीन अकाउंट में लिखने का है बस, नथिंग एल्स, है ना? तो अभी सिर्फ देख लो, मशीन अकाउंट आप लोग घर पे बनाना, अभी मत बनाओ, ठीक है? पर यहां पे देख लो, देखो ये मशीन अकाउंट है। हम लोगों ने पहले तो 2 लाख रुपए का वहां पे डेबिट कर दिया, फिर 1/10/2020 को 80,000 रुपए का डेबिट कर दिया, दिख रहा है आपको? ठीक है, फिर पहले साल का डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया अपन ने 24,000, डब्ल्यूडीवी बच गया 2,56,000। अगले साल ब्रॉट फॉरवर्ड कर लिया, अगले साल का डिप्रिसिएशन चार्ज किया, डब्ल्यूडीवी ब्रॉट फॉरवर्ड। अब देखो यहां पे इन्होंने, अगर आप ध्यान से देखो, ब्रैकेट में ऐसा लिखा हुआ है दोनों का डिप्रिसिएशन अलग अलग, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर आपने टेबल बना लिया तो ऐसा लिखना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा इंस्टीट्यूट कभी किसी क्वेश्चन में लिखेगा, कभी किसी में नहीं लिखेगा, तो वो चेंज करते रहता है, लेकिन ये लिखना जरूरी नहीं होता। ठीक है, आप लोगों ने टोटल लिख लिया तो भी चलेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी वर्किंग नोट पे तो कैलकुलेशन करके लिखा है ना, तो टेंशन नहीं है उसका। ठीक है, हाँ अगर मान के चलो आप लोग वर्किंग नोट नहीं बनाते हो, वर्किंग नोट ही नहीं बना रहे हो, देन इन दैट केस ऐसा लिखना पड़ेगा। लेकिन जरा सोच के देखो, वर्किंग नोट के बगैर यहां पे डायरेक्ट कैलकुलेशन करना ज्यादा कंफ्यूजिंग होगा और ज्यादा वक्त लग जाएगा उसमें, इसलिए वर्किंग नोट बना लेना। ठीक है, ये हुआ। फिर अपने को उसको ब्रॉट फॉरवर्ड करने का है, बस कुछ नहीं कर रहे अपन सीधा सीधा चार्ज किए जा रहे हैं। अब तीसरे साल में सेल हुआ है, एसेट ब्रॉट फॉरवर्ड, हमने बेचा है 1 लाख में, तो लॉस हुआ है 50,000। ठीक है, मैं पर्सनली आप लोगों को एक सजेशन दूंगा, पर्सनली। ठीक है, देखो बात सिंपल सी है, मैंने प्रैक्टिकल अकाउंटिंग देखा हुआ है, राइट? मैं ऐसा तो नहीं कि किताब पढ़ के ही जो अकाउंटिंग नॉलेज है सिर्फ किताब पढ़ के ही आया है, भाई मैंने प्रैक्टिकली भी देखा हुआ और मेरे को वो भी पता है कि क्या होता है। तो अनफॉर्चुनेटली किताब और प्रैक्टिकल दुनिया में काफी सारी जगह पर ना चेंज है। किताबी दुनिया अलग होती है, प्रैक्टिकल दुनिया अलग होती है। ठीक है, तो मुझे कुछ कुछ जगह जहां पे किताब गलत दिखता है,
प्रैक्टिकल दुनिया में कुछ और हो रहा है और किताब में कुछ और ही लिखा हुआ है, भलता ही कुछ लिखा हुआ है। तो मैं वो जगह को पॉइंट आउट करता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एज अ टीचर मैंने अपने स्टूडेंट्स को बता देना चाहिए कि भाई ये यहां पर ऐसा लिखा है, लेकिन आगे चल के तुम कुछ और देखोगे। ठीक है, तो मैं ये अपना फर्ज समझता हूं कि मैं समझा दूं, ये इसलिए नहीं कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, देखो सर यहां पर अपन अगर देखें ना, तो आपको यहां पे इनकी एंट्री में दिखाई दे रहा है 110 2022 को। देखो यहां पर ये दिख रहा है, यहां पे ये 110 2022 को इन्होंने 50,000 का जो लॉस है इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ये कब किया, ये देखो यहां पे कब किया, 110 2022 को। ठीक है बेटा, समझो इस बात को, 110 2022 को मैंने पीएनएल अकाउंट बनाया ही नहीं है। और पीएनएल अकाउंट ऐसा नहीं कि एडवांस में बना के रख देते हैं अपन, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनता है ईयर एंड में। समझे बात को? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने की जगह वी राइट इट एज लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। ठीक है, तो ये यहां पे लिखा जाना चाहिए लॉस ऑन सेल, नॉट पीएनएल। हालांकि वो लॉस ऑन सेल पीएनएल में जाएगा, लेकिन सही वक्त पे जाने दो ना भाई, पहले से क्यों भेज दे रहे हो? गेटिंग मी? तो मैं इससे एग्री नहीं करता हूं, मेरे ख्याल से यहां पे आपने लिखना चाहिए लॉस ऑन सेल। ठीक है, यस। बाकी इन्होंने किताब में लिखा, इसलिए आप दोनों में से कोई भी लिखो, सब चल जाएगा एग्जामिनेशन में, लेकिन प्रैक्टिकली यू शुड राइट देयर लॉस ऑन सेल। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अगला डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, जो आप लोगों ने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, बैलेंस निकालना है, कैरी फॉरवर्ड कर देना है। अगले साल चेंज इन मेथड की वजह से मेरी एंट्री में फर्क नहीं पड़ा सर, देखो एंट्री सेम है, अभी भी मैं डेप्रिसिएशन ही चार्ज कर रहा हूं, बस फर्क कहां पड़ा, कैलकुलेशन में। इस बार जो मैंने टेबल में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया वो डब्ल्यूडीवी मेथड 15% लगा, सीधा सीधा ऑन व्हाटएवर वाज द ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, खत्म। तो समझे क्या किया? दिस इज नॉट अ वेरी वेरी रॉकेट साइंस क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन। अपने को एक मेथड से कैलकुलेशन करते जाना है, जिस डेट पे चेंज हुआ वहां से अपने को नए मेथड में शिफ्ट हो जाने का है, सीधा सीधा नया मेथड वहां से अप्लाई करने का है। सिर्फ डेप्रिसिएशन का अमाउंट बदलेगा, एंट्री में देयर विल बी नो चेंज एट ऑल, एंट्री विल रिमेन द सेम अनलेस एंड अंटिल जून 24 में जो क्वेश्चन आया था वैसा कोई क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, लेकिन अभी इमीडिएट इफेक्ट में तो वैसा कोई क्वेश्चन दिखेगा नहीं। ठीक है ना, देखो बात को समझो, अगर मान के चलो ऐसे ही घर पे हम लोगों ने कुछ भी गलती की, ठीक है, और अपने को पता है अपन ने गलती की, ठीक है, और अपने को डांट पड़ी नहीं पड़ी एज द केस में भी, लेकिन कहने से कि अपन थोड़े कॉशियस हो जाते, फिर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं, मतलब इतने शांत हो जाते कि कभी कभी पता चलता है कि अपने मम्मी पापा को वैसे ही पता चल गया, मतलब क्या किया तूने, इतना शांत तो तू रहता है नहीं, होता है ना। मतलब मैं अभी अभी मैं समझ सकता हूं, मतलब कभी मैंने खुद ने ऐसे गड़बड़ किए थे और अभी मेरे बच्चों को देखता हूं, ठीक है, मेरा बेटा अक्सर कुछ कुछ चीज के बाद एकदम से शांत हो जाता है, बोला इतना शांत है पक्का कुछ गड़बड़ किया इसने, ठीक है। तो ये होता है, ओके। तो वैसे ही इंस्टीट्यूट को भी रियलाइजेशन तो है, भले वो माने या ना माने, लेकिन उनको पता तो है कि वो क्वेश्चन गलत था, ठीक है। तो अभी कुछ तब वक्त तक तो वो शांत रहेंगे, ठीक है ना, अभी नहीं करेंगे ऐसा कुछ, ऐसा लगता तो नहीं है कि कुछ करेंगे, और अगर करेंगे भी तो कोई और टॉपिक पे करेंगे, यहां नहीं करेंगे। ठीक है, वैसे भगवान को प्रे करना कि सर हार्ड क्वेश्चन पूछो लेकिन गलत मत पूछो, बस इतना, ठीक है। यस सर, भगवान को प्रे वही करना जिनका भगवान सुनता है, वरना पता चला अपना तो सुनता नहीं है भगवान, अपन ने प्रे कर दिया, अपने साथ साथ बाकियों की भी बैंड बजा दी अपन ने, वो मत करना, ठीक है। डन, जम गया ये, इजी, बड़े आगे चलो। अब नेक्स्ट इज चेंज इन एस्टिमेट्स, ठीक है। व्हाट इज चेंज इन एस्टिमेट्स? सबसे पहले तो समझने की कोशिश करो क्या होता है। सर सबसे पहले ना हम लोग जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं ना, हम दो तरह के एस्टिमेट्स के ऊपर पूरा का पूरा कैलकुलेशन बेस करते हैं। कौन से दो एस्टिमेट्स, कोई कौन बताएगा मुझे? दो एस्टिमेट्स है, कौन से एस्टिमेट्स? दो चीजें मेरे को पता नहीं, मैं तुक्का मार के आगे बढ़ता हूं सर। यूजफुल लाइफ करेक्ट, और रेसिडुअल वैल्यू, सर ये दोनों ही एस्टिमेट्स है सर, मेरे को तो पहले से थोड़ी ना पता है, मतलब मैंने एक एसेट खरीदा, ठीक है, जैसे मान लो आप लोगों ने कोई भी एक 4 व्हीलर खरीदा, मान लो, ठीक है, कौन सा खरीदा, कोई भी एक बताओ। फॉर्च्यूनर, सीधा फॉर्च्यूनर ही खरीदना अपने को, है ना। हाँ, तो कितने का खरीदा, कितना है, 40 50, हाँ 60 लाख का, चलो 60 लाख का फॉर्च्यूनर खरीद लिया सीधा, ठीक है। ओके, फॉर्च्यूनर है तो कम से कम 10 साल तो चली जाएगा, इवन इफ प्रणव चला है, बरोबर। चलो अब 10 साल बाद वो कितने में बिकेगा?
एग्जैक्टली बताना मुझे, हाँ 10 साल बाद उसका वैल्यू क्या होगा, एग्जैक्ट बताओ। सर कैसे बताओ, टाइम मशीन है क्या मेरे पास कि 10 साल बाद ट्रैवल करके पता कर लू, ऐसा थोड़ी पता है मुझे। अंदाज लगा सकते हैं कि अंदाजा इतना इतना मिलना चाहिए, एस्टिमेट, रेसिडुअल वैल्यू इज ऑलवेज एन एस्टिमेट, ठीक है। अच्छा लाइफ बताओ भैया, प्रणव चला रहा है, कितने साल चलेगा, 2 साल। अरे यार फॉर्च्यूनर के क्वालिटी भी अच्छा है, थोड़ा ज्यादा भी चल सकता है कि नहीं, कम भी चल सकता है, क्योंकि हमारे प्रणव भाई का भी क्वालिटी बहुत अच्छा है चलाने का है कि नहीं। तो भाई साहब समझने की कोशिश करो, बोल नहीं सकते, कैन आई से सो, लाइफ इज ऑल्सो एन एस्टिमेट, ओके। अरे यार एसेट छोड़ो, हम अपने लाइफ का एस्टिमेट गारंटी नहीं दे सकते, क्या बोलो अभी, तो चलो व्हाटएवर। तो यहां ये जो एस्टिमेट्स है इसके बेसिस पे मैंने पूरा डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करके रख दिया। अब मान के चलो आगे चल के पता चला कि नहीं यार मेरा तो एस्टिमेट ही गलत था, नहीं हो सकता क्या ऐसा, 4 साल 5 साल बाद मुझे लगेगा ना, तब जैसे मान के चलो प्रणव ने खरीदा फॉर्च्यूनर, ठीक है, उसने पहले बड़े उम्मीदों से सोचा कि चल भाई मैं जैसा भी चलाऊं फॉर्च्यूनर तो अच्छा है, तो 10 साल तो चलेगा यार, सोचा उसने ऐसा, ठीक है। 2 साल बाद भाई क्या हाल है यार इसका ओके, अब वो बोल रहा है कि नहीं यार ये 10 साल तो नहीं चलेगा एस्टिमेट गलत लगा दिया अपन ने, तो क्या अभी तक 10 साल तक डेप्रिसिएशन चार्ज करता रहेगा कि रिवाइज करेगा, डेप्रिसिएशन को रिवाइज करेगा। सो सबसे पहली बात जो मेरे दिमाग में आता है, इफ देयर इज अ चेंज इन एस्टिमेट देन माय एग्जिस्टिंग डेप्रिसिएशन विल बी रिवाइज्ड। समझे बात को, अकाउंटिंग इफेक्ट मुझे क्या करने का है, चेंज तो हो रहा है, वो तो होना है, हो रहा है, उसको मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसकी वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में अब मुझे डेप्रिसिएशन को रिवाइज करना होगा, ठीक है। ओके सर, अब रिवाइज कैसे करूंगा सर, चलो देखते हैं अभी। फिर से वहां पे क्या लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, सेम चीज, अच्छी बात, ये अच्छा लगता है सर हमको, वहां रेट्रोस्पेक्टिव लिखा होता तो हमारी बैंड बच जाती, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन सिंपल, ठीक है, मतलब क्या करने का है सर, आई विल कैलकुलेट द रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन, क्या करूंगा, रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन, कैसे कैलकुलेट करूंगा सर, समझो इस बात को, ओपनिंग बैलेंस ऑफ द एसेट जो भी है माइनस रेसिडुअल वैल्यू, लेकिन कौन सा, रिवाइज्ड, डिवाइडेड बाय रिवाइज्ड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, ठीक है। चलो एग्जांपल की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं अपन, ठीक है। चलो देखो, फॉर्चूनर लेने का है, हाँ, अरे बाप रे, कॉस्ट है 60 लाख, ठीक है। अब अपन ने एस्टिमेट लगाया रेसिडुअल वैल्यू का, कितना एस्टिमेट लगाते, 10 लाख लगा दे, 10 लाख लगा देते हैं, फॉर्चूनर है यार, डिमांड है उसका, ठीक है, 10 लाख लगा दिया। लाइफ अपन ने सोचा 10 साल, ठीक है, ऐसा सोचा, ओके यस। अब ऐसा होते होते सपोज 4 साल हो गए, ठीक है, अब मैं 5वें साल में आ गया हूं, 5th ईयर। सबसे पहले मुझे बताइए व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द 5th ईयर। अरे हाँ मेथड तो बोला ही नहीं मैंने, एसएलएम ही लगाना है, क्योंकि ये एसएलएम में अपन अप्लाई कर सकते हैं, बाकी किसी में कर नहीं पाएंगे अभी, बाकी में झमेले बढ़ जाएंगे और कुछ नहीं। हाँ 60 लाख माइनस 10 लाख डिवाइडेड बाय 10, ऐसे किया होगा हम लोगों ने, हाँ जी। तो कितना आ रहा है, डेप्रिसिएशन माइनस करके 4 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करो, स्ट्रेट लाइन मेथड, 40 लाख का डेप्रिसिएशन, WDV, ओके। कर लो सब लोग कर लो कैलकुलेशन। कैसे निकाला हम लोगों ने सर, 60 लाख कॉस्ट है तो माइनस 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 कर दिया सर हम लोगों ने, तो इससे आ गया 5 लाख रुपए हर साल का डेप्रिसिएशन, कांस्टेंट है सर हर साल, तो 4 साल हो गए बोल रहे, तो 4 साल का 5 लाख इंटू 4 कितना हो गया, 20 लाख। तो सर व्हाट विल बी द WDV, सर 60 लाख रुपए माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ 20 लाख यानी 40 लाख, ठीक है। एक बात का सभी लोग प्लीज ध्यान रखना कि वो रेसिडुअल वैल्यू सिर्फ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट के लिए कंसिडर किया जाता है,
लेकिन उसकी अकाउंटिंग कहीं नहीं होती। अकाउंटिंग करते वक्त 10 लाख को माइनस मत कर देना आप लोग। अकाउंटिंग करते वक्त ऐसा मत कर देना कि सर 50 लाख का एसेट है, माइनस डेप्रिसिएशन 30 लाख रुपए ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, ऐसा मत कर देना, बस वो ध्यान में रखना अपने को, ठीक है। यस, चल अब ये ओपनिंग बैलेंस है। अब यहां पर हमें लग रहा है कि कुछ ना कुछ हुआ है चेंज, ठीक है। चेंज के बारे में मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। अब सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि रेसिडुअल वैल्यू -2 लाख है। -2 लाख मतलब सर 2 लाख कम मिलेंगे, यानी जो भी मैंने एस्टिमेट लगाया था उससे 2 लाख रुपए कम मिलेंगे, ठीक है। और लाइफ इज सपोज +2, 2 साल बढ़ गया लाइफ, मतलब मुझे लग रहा है कि मैंने एस्टिमेट गलत लिया था सर, और 2 साल चल जाएगा। अब अगर मैंने ऐसा कहा तो अब मेरा 5वें साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा, ठीक है। तो देखो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, यहां पे वही चीज जो मैंने अभी आपको बताया वही चीज करना है। आपको देखना है ओपनिंग बैलेंस, व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस, 40 लाख, ठीक है। तो 40 लाख में से माइनस करूंगा द रिवाइज रेसिडुअल वैल्यू। कितना है रिवाइज रेसिडुअल वैल्यू, 2 लाख नहीं है, 2 लाख कम है, यानी 8 लाख है ना, 8 लाख, ठीक है, डिवाइडेड बाय द रिवाइज्ड रिमेनिंग लाइफ। अब समझो इस बात को, सर 10 साल लाइफ था, अब अगर +2 हो रहा है यानी 12 साल हो रहा है बेसिकली, है ना। तो 12 साल में से अभी 4 साल हुए ना, तो कितना साल बचा है, 12 - 4, 8 साल बचे, है ना। ये ऑल्टरनेटिव भी ऐसे भी देख सकते हो कि 10 साल लाइफ था, 4 साल हो गए, यानी हमारे हिसाब से अभी रिमेनिंग लाइफ था 6 इयर्स, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं +2 हो गया सर, तो व्हाट इज द रिवाइज्ड रिमेनिंग लाइफ नाउ, 8 इयर्स। तो इसे क्या करना होगा, डिवाइडेड बाय 8। सो इससे मेरा डेप्रिसिएशन इस साल का बदल जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 लाख। सो रिवाइज डेप्रिसिएशन 5th ईयर ऑनवर्ड्स मैं कितना चार्ज करूंगा, 4 लाख। जम गया, बस इतना ही है। तो आपको क्या देखना है, आप लोगों को सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि जब भी चेंज हुआ वहां पे प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से मुझे रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। अब रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन के लिए मुझे क्या करना है, सर मुझे सिर्फ देख लेना है कि व्हाट इज द रिवाइज्ड रेसिडुअल वैल्यू एंड व्हाट इज द रिवाइज्ड लाइफ, ठीक है। सो व्हाट एवर इज द ओपनिंग बैलेंस उसमें से माइनस करूंगा अभी रिवाइज्ड रेसिडुअल वैल्यू और उसे डिवाइड करूंगा विद द रिवाइज्ड रिमेनिंग लाइफ। हो सकता है ऐसा कोई भी एक ही दिया है दूसरा नहीं है, तो दूसरा उतना ही रखना। जैसे मान लो अब मैं यहां पे अगर ऐसा कहता कि रेसिडुअल वैल्यू में कोई चेंज है ही नहीं, रेसिडुअल वैल्यू में कोई चेंज है ही नहीं, तो रेसिडुअल वैल्यू में अगर चेंज है ही नहीं तो रेसिडुअल वैल्यू इज स्टिल 10 लाख। ऐसा नहीं कि उसको 0 कर देना, रेसिडुअल वैल्यू इज स्टिल 10 लाख। तो अब क्या होगा, 40 लाख माइनस 10 लाख डिवाइडेड बाय रिवाइज्ड रिमेनिंग लाइफ। जहां चेंज है बस उसको चेंज करो, बाकी वैसे ही चलने दो। तो समझ में आया क्या किया, दिस इज चेंज इन एस्टिमेट्स, इजी, ठीक है। पढ़े थे पहले कि छोड़ के गए थे, पढ़े थे, ठीक है। छोड़ने लायक है क्या बताओ, इजी है बहुत ही, ठीक है। यस, तो ये पूरा वहां पे लिखा हुआ है, जो भी अपने काम का है पूरा वहां पे लिखा हुआ है, बस उसको समझने की जरूरत थी। आगे अभी बड़े आगे। Now one last thing and that is revaluation of asset. After that we are done with depreciation. ठीक है, तो revaluation of asset को देखते हैं, जरा आराम से इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसमें कैसा है कि परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस बहुत सारे हो सकते हैं, और वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मैथ्स में कंफ्यूज करता है, यहां तो और करता है सर, ठीक है। करता है क्या मैथ्स में कंफ्यूजन कि नहीं करता, नहीं, इजी है, यस। तो अभी इजी नहीं हार्ड नहीं लगना ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो तो देखते हैं अभी रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, रेडी। चलो, रीवैल्यू मतलब क्या हुआ सर, फिर से वैल्यू कर रहा हूं मैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी वैल्यू दिखा के रखा हुआ है, मुझे समझ में आ रहा है कि उसका एक्चुअल वैल्यू कुछ तो भी अलग है सर, ये वैल्यू मैच नहीं कर रहा सर, है ना। तो जो मार्केट वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है, उससे मुझे मैच होता नहीं दिख रहा है, तो मैं उसको रीवैल्यू कर रहा हूं, ठीक है, ओके। अब रीवैल्यू कर रहा हूं तो रीवैल्यू दो तरफ हो सकता है, एक तो ये हो सकता है कि वैल्यू बढ़ा, दूसरा ये भी हो सकता है कि वैल्यू कम हुआ। मैं जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वैल्यू दिखा रहा हूं उसके कंपैरिजन में मार्केट में वैल्यू या तो ज्यादा है या तो कम है, दो में से एक, है ना। तो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स में मुझे सबसे पहले यही देख लेना है कि वैल्यू बढ़ा कि कम हुआ, ठीक है। नाउ
ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसा क्या मैं सिर्फ एक ही बार देखूंगा कि बार बार देख सकता हूं? बार बार देख सकता हूं। वैल्यू तो कभी भी चेंज हो सकता है ना यार, वैल्यू तो हर साल चेंज हो सकता है ना। तो वो कंपनी का पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है। वो हो सकता है कि हर साल एसेट का रिवैल्यूएशन करते हो या हर 3 साल में रिवैल्यू करते हो, डिपेंड्स। ठीक है, अब मान लो कि हम लोग पहली बार इसे रिवैल्यू कर रहे हैं। पहली बार रिवैल्यू किया तो दो बातें हो सकती है। कौन से दो बातें? या तो होगा अपवर्ड रिवैल्यूएशन यानी वैल्यू बढ़ा, या तो होगा डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन यानी वैल्यू कम हुआ। मतलब कैसे समझ में आएगा? सर मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर वैल्यू दिखा रहा हूं 4 लाख और मुझे मार्केट में वैल्यू दिखा दिया रहा 7.5 लाख, तो इसका मतलब क्या हुआ? सर वैल्यू बढ़ा है। गेटिंग मी? और ऑल्टरनेटिवली अगर मैं दिखा रहा हूं कि 4 लाख है और मार्केट में वैल्यू दिख रहा है 1 लाख रुपए, और मैं तो 4 लाख दिखा रहा हूं, तो 1 ही लाख है तो दिस इज डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। सो व्हेन द मार्केट वैल्यू इज हाई, अपवर्ड रिवैल्यू हुआ। व्हेन द मार्केट वैल्यू इज लो, डाउनवर्ड रिवैल्यू हुआ। गया इतना दिमाग में? चल बढ़िया, एक एक करके। सर अगर अपवर्ड रिवैल्यू हुआ तो मैं क्या करूं सर? फिर मैं एक एंट्री पास करूंगा। क्या एंट्री पास करूंगा? असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। ठीक है, इसका एक और नाम है रिवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक है, रिवैल्यूएशन रिजर्व या रिवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक है सर, तो मैं क्या कर रहा हूं? सर असेट का वैल्यू बढ़ा ना, जैसे मैंने अभी आपको क्या कहा, 4 लाख का असेट है, मार्केट में वैल्यू कितना हो गया? 7.5 लाख, है ना। तो कितना बढ़ा? 3.5 लाख बढ़ा। तो मैं क्या करूंगा? मैं एसेट को डेबिट कर दूंगा 3.5 लाख। लेकिन द ओनली थिंग इज कि मैं क्रेडिट पीएनएल को नहीं कर सकता। बस इतना ध्यान रखना है, मैं पीएनएल को क्रेडिट नहीं कर सकता क्योंकि दिस इज अनरियलाइज्ड। ठीक है, सो देखो बात को समझने की कोशिश करना। थोड़ा सा टेक्निकल जा रहा हूं, थोड़ा टेक्निकल भाषा में बोल रहा हूं, लेकिन इसको समझने की कोशिश करो। सीए स्टूडेंट्स को इसलिए कह रहा हूं, और कोई होता तो नहीं बोलता। ठीक है, तो सारा समझने की कोशिश करो। देखो सर, हमारे जो इनकम होते हैं ना, इसमें भी कुछ कुछ इनकम रियलाइज्ड होते हैं और कुछ अनरियलाइज्ड होते हैं। ठीक है, अगर वो रियलाइज्ड है, बिंदास उसको लेके जाओ पीएनएल में। ठीक है, हमारा जो प्रिंसिपल है कॉल्ड एज रेवेन्यू रिकग्निशन, वो रेवेन्यू रिकग्निशन हमें यही कहता है कि रेवेन्यू शुड बी रिकग्नाइज्ड ओनली या व्हेन यू एक्चुअली रियलाइज इट। ठीक है, अब ये कैसे समझेंगे सर रियलाइज हुआ? सर रियलाइज होने के लिए कोई एक्टिविटी करना पड़ता है। जैसे मान के चलो अभी जो मैं कह रहा हूं, सर मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, उसका मार्केट में वैल्यू बढ़ गया, तो मार्केट में वैल्यू बढ़ने से मैंने कमा लिया क्या? आप सोचो, आपने शेयर मार्केट पे पैसे लगाए, कोई एक शेयर खरीद के रखे, आज के डेट में उसके भाव ऊपर गए, तो भाव ऊपर जाने से कमा लिया क्या? कि आपको वो प्रॉफिट बुक करना पड़ता है। तो बुक करने के लिए आपको वो सेल करना पड़ेगा ना, जब तक बेचोगे नहीं तब तक कहां कमाया, है ना। जरा इमेजिन करो, आपके पास जो भी एक घर है, मान के चलो अपना खुद का एक घर है, अपन वहां पे रहते हैं। ठीक है, अब खरीदा था उसको आज से सालों पहले, मान के चलो 10 लाख रुपए में, और आज उसका वैल्यू हो गया सपोज 5 CR। ठीक है, तो क्या करने का? 4.9 CR का पार्टी। अरे यार अभी तक बेचा नहीं, कमाया नहीं, वो सब मार्केट में वैल्यू ऊपर गया है। समझे बात को? तो दिस इज अनरियलाइज्ड, है ना। तो अनरियलाइज्ड इनकम कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड इन योर पीएनएल अकाउंट। ये बात को ध्यान में रखना। दिस इज व्हाट एएस सेज, और लॉजिकल भी है ना, मेक सेंस। अगर मैंने कमाया नहीं तो मैं उसको कैसे बुक कर लूं भाई? समझे बात को? ओके, तो इसलिए अनरियलाइज्ड गेन को अलग अकाउंट में मेंटेन करने के लिए कहा जाता है। तो यहां पे हम लोगों ने एक स्पेशल अकाउंट बनाया कॉल्ड एज रिवैल्यूएशन रिजर्व, या इसका एक और नाम है रिवैल्यूएशन सरप्लस। तो उस अनरियलाइज्ड गेन को वहां पे रख देंगे हम लोग। गॉट इट? ओके, तो असेट अकाउंट डेबिट किया, रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट किया। दिस इज इफ देयर इज अपवर्ड रिवैल्यूएशन। सर व्हाट अबाउट डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन? सर ये तो लॉस है ना, लॉस को लेके हम बड़े कंजर्वेटिव होते हैं सर। लॉस रिकॉग्नाइज करने में हम कोई भी झिझक नहीं होती, हमें किसी तरह की हिचकिचाहट नहीं होती। लॉस बिंदास रिकॉर्ड करते हैं। गेन के वक्त हम बड़े फूक फूक के कदम रखते हैं। समझे बात को? अब देखो ये चीज को लेके मैं हमेशा जो कहता हूं वही बात है। सर पेपर देके आए, अपन पेपर देके आए तो हम लोग कंजर्वेटिव होते हैं। कंजर्वेटिव होते हैं मतलब जब मैं वहां पे मार्क्स कैलकुलेट करता हूं, मैं लोअर साइड में मार्क्स कंसीडर करने से हिचकिचाता नहीं हूं, है ना। मान के चलो मेरा पूरा पेपर सही गया, फिर भी मैं उसमें 100 आउट ऑफ 100 नहीं पकड़ता। नहीं यार थियरी में तो कम ही मिलेंगे, अरे यार वो स्टेप का कटा होगा, अरे मेरे हैंडराइटिंग की वजह से कट जाएगा, अरे वो रूलिंग ठीक से नहीं किया तो उसके कट जाएगा। एक काम करते 90 पकड़ते, समझ रहे बात को? 90 का और कम पकड़ते, हम ऐसे होते हैं, है ना। अच्छा मान के चलो मैं 40 मार्क का लिख के आया, 40 का लिख के आया, पूरे 40 मिलेंगे पास हो जाऊंगा। सोचते क्या अपन ऐसा? नहीं ना, अपन श्योर रहते कि अगले अटेम्प्ट की तैयारी शुरू कर दो भाई, लिखाई 40 का है, कहां होने वाला
बराबर है कि नहीं? तो ये जो होता है ये दिस इज व्हाट इज कंजर्वेटिव होना। समझे बात को? इसी को हम लोग कहते हैं कंजर्वेटिव होना। कंजर्वेटिव होना मतलब क्या हुआ कि सर खोने के चांसेस पहले से पकड़ के रखो, लेकिन पाने के चांसेस, ठीक है ना? अब जैसे ऐसा हर जगह होता है स्वप्निल, समझे ना? मैं जब सिर्फ फाइनेंशियल वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया में भी बात कर रहा हूं। किसी ने ऐसे स्माइल किया तो पार्टी नहीं करने का सिर्फ स्माइल किया भाई है ना? हाँ, लेकिन मतलब कैसा है कि लॉस के चांसेस हमेशा पकड़ के चलना, समझे ना बात को? वो ना कहेगी समझ लेना, वो एज्यूम कर लेना, समझे ना? ठीक है ना? ओके ओके, चलो चलो चलो। तो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, लॉस रिकॉग्नाइज करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर, इसको बिल्कुल रिकॉग्नाइज कर लूंगा। कैसे रिकॉग्नाइज करूंगा? बाय डेबिटिंग पीएनएल अकाउंट एंड बाय क्रेडिटिंग एसेट। यहां मैं बिंदास पीएनएल को डेबिट कर दूंगा, ठीक है? ये हुआ पहले साल, ठीक है? अब ऐसे ही आगे बढ़ने के बाद हमने फिर से रिवैल्यू किया, तो अब कहना ऐसे कि डिपेंड करता है सर, क्योंकि ये असेट फिर से जब रिवैल्यू हो रहा है तो ये ऑलरेडी एक बार रिवैल्यू हो चुका है। तो अब देखो 4 अलग पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। गेस करोगे कौन से 4? जरा सोचो। ये एसेट पहले अपवर्ड रिवैल्यू हो गया है, अब जब फिर से रिवैल्यू कर रहा हूं तो क्या हो सकता है? वो फर्दर अपवर्ड हुआ या अब रिवर्स डाउनवर्ड हुआ, हो सकता है। ऑलरेडी रिवैल्यू कर चुका हूं मैं अपवर्ड, अब जब मैं फिर से रिवैल्यू करने जा रहा हूं तो ये और अपवर्ड गया या फिर डाउनवर्ड आया। ऐसा दोनों हो सकते हैं पॉसिबिलिटी, राइट? हाँ जी, तो यहां पे ये दोनों पॉसिबिलिटी को लिख के रख रहा हूं मैं, ठीक है? फर्दर अपवर्ड हुआ या फिर अभी डाउनवर्ड हुआ, ठीक है? ओके सर, अब मैं क्या करूं? देखो अगर फर्दर अपवर्ड हुआ तो सर फिर से अनरियलाइज गेन हुआ, तो वही करो जो अभी तक करते आ रहे थे, फिर से एसेट को डेबिट करो और उसे क्रेडिट कर दो टू रिवैल्यूएशन रिजर्व या रिवैल्यूएशन सरप्लस, वही करो, नो चेंज, ठीक है? लेकिन बात को समझने की कोशिश करना, कहानी में ट्विस्ट कब आएगा, कहानी में चेंज कब आएगा? जब एक ऑलरेडी अपवर्ड रिवैल्यूड एसेट अब उल्टा हुआ, डाउनवर्ड हुआ। समझ रहे हो बात को? सर ऑलरेडी अपवर्ड जो रिवैल्यू हुआ था वो अभी डाउनवर्ड रिवैल्यू हुआ, तो अगर अब ये डाउनवर्ड रिवैल्यू हुआ तो पीएनएल को चार्ज कर दूं सर? नहीं, जरा सोच के देखो। अभी मैं सीधा पीएनएल को क्यों चार्ज करूं? मैंने वो अनरियलाइज गेन रखा हुआ था ना, रिवैल्यूएशन रिजर्व, पहले मैं उसको खत्म करूंगा। हां, लेकिन बात को समझो, रिवैल्यूएशन रिजर्व में सपोज 5 लाख रुपए है और मार्केट में जो लॉस हुआ है, डाउनवर्ड हुआ है, वो 6 लाख का हो गया सर, ज्यादा ही हो गया। तो मेरे पास रिवैल्यूएशन रिजर्व में जितना था 5 लाख, उतने तक तो मैं रिवैल्यूएशन रिजर्व को कर दूंगा डेबिट, बचे हुए 1 लाख पीएनएल को डेबिट करने पड़ेंगे। तो एंट्री इन दैट केस कुछ इस तरह का होगा, ध्यान से देखो। इट कैन बी रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इट कैन बी पीएनएल डेबिट। सर रिवैल्यूएशन रिजर्व जितना है उतने रुपए तक तो रिवैल्यूएशन रिजर्व को डेबिट कर दो, लेकिन अगर लॉस कुछ ज्यादा ही हुआ, जितना रिवैल्यूएशन रिजर्व में बैलेंस है उससे ज्यादा हुआ, तो सच एक्सेस विल बी डेबिटेड टू पीएनएल, ठीक है? टू एसेट। जमाए बात? अब यहीं पे अगेन दो पॉसिबिलिटी विद द अदर केस। सर एसेट पहली बार डाउनवर्ड रिवैल्यू हुआ था, अब क्या हो रहा है? अब फर्दर या तो फिर अपवर्ड डाउनवर्ड रिवैल्यू हो रहा है या तो फिर फर्दर डाउनवर्ड रिवैल्यू हो रहा है। दोनों पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, ठीक है? अब एक एक करके देखते हैं। सर मान के चलो, देखो गड़बड़ का है, ध्यान का देना है जब उल्टा हो रहा है। अब जरा सोचो, डाउनवर्ड पहले ही रिवैल्यू हुआ था, अब और डाउनवर्ड रिवैल्यू हो रहा है, तो एंट्री विल बी सेम, पीएनएल टू एसेट। लेकिन पहले अगर मैंने डाउनवर्ड रिवैल्यू किया था और अब अपवर्ड रिवैल्यू हो रहा है, रिवर्स हुआ ना, तो इसको मैं एक तरफ से देख सकता हूं तो ऐसा बोलूंगा कि सर जो लॉस मैं बुक कर चुका हूं वो रिकवर हो रहा है, बरोबर? तो मैं सीधा का सीधा उसको रिवैल्यूएशन सरप्लस में डाल दूंगा क्या? नहीं सर, पहले पीएनएल को डेबिट किया था ना, इसलिए अब मैं पीएनएल में क्रेडिट करूंगा, लेकिन कितना? सर जितना पीएनएल में पहले डेबिट किया था उतना ही। समझे बात को? जैसे मान के चलो मैंने अभी तक पिछले साल 2 लाख रुपए का रियलाइजेशन लॉस रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, यानी पिछले साल मैंने पीएनएल को 2 लाख रुपए डेबिट कर दिए थे, ठीक है? अब क्या हुआ? मेरे को दिख रहा है कि मार्केट ऊपर गया, मार्केट ऊपर गया कितने से? 50,000 से, है ना? तो भाई मैं तो पिछले साल 2 लाख रुपए राइट ऑफ कर चुका हूं पीएनएल में,
अब अगर 50,000 से मार्केट में वैल्यू ऊपर गया तो मैं उसको कैसे पकड़ूंगा कि वो लॉस रिकवर हो गया सर मेरा, है ना? तो सिंस मैंने पिछले साल पीएनएल को डेबिट किया था, अब मैं अगर मार्केट वैल्यू ऊपर गया तो मैं पीएनएल को ही क्रेडिट करूंगा, लेकिन टू द एक्सटेंट ऑफ दैट 2 लाख, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है? अब मान के चलो मार्केट में वैल्यू 3 लाख से ऊपर गया, मैंने पिछले साल पीएनएल को चार्ज किया था 2 लाख, और अभी मान के चलो 3 लाख से मार्केट में वैल्यू ऊपर गया, तो मैं पीएनएल को क्या पूरे 3 लाख क्रेडिट करूं? 2 ही लाख कर पाऊंगा, बचे हुए 1 लाख का क्या करूं? फिर वो रिवैल्यूएशन सरप्लस में डालना पड़ेगा। तो एंट्री कुछ इस तरह की होगी। फिर देखो, एसेट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल या टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, बरोबर? सर कितना टू पीएनएल? सर जितना पहले लॉस बुक किया था उतने तक का, उससे ज्यादा है तो उसे रिवैल्यूएशन रिजर्व या रिवैल्यूएशन सरप्लस में डालना पड़ेगा। ठीक है? लॉजिकल है ना? सोच के देखो, मतलब इसको रटोगे तो फिर दिक्कत जाएगी, एकदम लॉजिकली देखोगे तो कभी दिक्कत नहीं जाएगी, इजीली समझ में आएगा। ठीक है? अच्छा, वो फर्दर डाउनवर्ड रिवैल्यू हुआ तो टेंशन ही नहीं है, पहले डाउनवर्ड हो तो और डाउनवर्ड हो तो वही करो, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एसेट। ठीक है? ध्यान में रहेगा ये बात? इजी। शेयर कर दूंगा मैं। ये मेरे को बताओ अभी छोड़ने लायक है कि इजी है? इजी है ना? तो ऐसे कुछ कुछ अलग हटके क्वेश्चंस एग्जाम में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। ठीक है? होंगे सुपर इजी, लेकिन प्रोवाइडेड कि हम पढ़ के जाए। अगर मैं पढ़ के ही नहीं गया तो इजी पूछे कुछ भी पूछे, अपने लिए तो सभी हार्ड है फिर। ठीक है ना? चल, तो इसका भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, है ना? देखो, ये छोटे से प्यारे से नन्हे मुन्ने से क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर। देखो क्या दिया, अ प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग 10 लाख is depreciated on straight line assuming 10 years working life and 0 residual value for 4 साल। 4 साल तक इसका depreciation चार्ज हुआ है। At the end of the 4th year, the machine was revalued upwards by 40,000। ठीक है? The remaining useful life was reassessed at 8 years। एक और चेंज, एस्टिमेट भी बदल गया सर। ठीक है? दोनों का मिक्सचर है। ठीक है? चलो, तो अब सबसे पहले सर 40,000 से रिवैल्यू हुआ, बरोबर? तो मुझे तो यहां पे रिवैल्यूएशन का एक जर्नल एंट्री पास करना होगा। क्या करेंगे अपन असेट अकाउंट को करेंगे डेबिट, रिवैल्यू अपवर्ड हुआ ना, तो 40,000 से असेट अकाउंट को करेंगे डेबिट। ठीक है? टू रिवैल्यूएशन रिजर्व या रिवैल्यूएशन सरप्लस एज द केस में भी। ठीक है? ये होगा एक एंट्री सबसे पहले तो। ठीक है? हेंस अब अगर मैं यहां पे असेट अकाउंट को देखूं, ये क्या है? ये असेट अकाउंट है। ठीक है? ओके, तो सर असेट अकाउंट में क्या आना चाहिए? अगर मैं ध्यान से देखूं तो 10 लाख का असेट था, स्ट्रेट लाइन मेथड लगा रहे थे, 10 साल लाइफ था, रेसिडुअल वैल्यू 0 था, 4 साल बीत चुके हैं सर। तो क्या हम यहां ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट कर सकते हैं इसका? कैसे निकालूंगा सर? 10 लाख माइनस रेसिडुअल वैल्यू तो 0 है, डिवाइडेड बाय लाइफ, हर साल का डिप्रिसिएशन कितना आएगा? स्ट्रेट लाइन है 1 लाख। सर तो 4 साल बीत गए, यानी कितना डिप्रिसिएशन? 4 लाख। सर तो 10 लाख में से 4 लाख डिप्रिसिएट हो गए, 6 लाख। सो सर ये ओपनिंग बैलेंस आ गया 6 लाख। आला? ठीक है? कहने इससे कि मैंने अभी अभी और 40,000 डेबिट किया एसेट को, क्रेडिट किसको किया? रिवैल्यूएशन सरप्लस को। तब एसेट अकाउंट में कितना बैलेंस हो गया? 6,40,000। ठीक है? ओके, बहुत बढ़िया सर। अब एसेट का बैलेंस दिख रहा है 640 एंड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वाज रीअसेस्ड एट 8 इयर्स। वैसे तो 10 साल में से 4 साल हो गए तो लाइफ था 6 साल, लेकिन अब कितना हो गया? रिमेनिंग लाइफ इज 8 साल, है ना? तो अब 6,40,000 को स्ट्रेट लाइन मुझे डिवाइड करना है इन 8 इयर्स। ठीक है? सो सर इस रिवैल्यूएशन की वजह से आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, आपको ये एंट्री पास करना है। नंबर 2, सर एसेट का वैल्यू बदला ना, तो डेप्रिसिएशन नहीं बदलेगा क्या? डेप्रिसिएशन भी बदल जाएगा। सो यू विल हैव टू कैलकुलेट द रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन। मैंने यहां पर तो अपने को एक एस्टिमेटेड लाइफ में भी चेंज दिया हुआ है, लेकिन अब अगर वो एस्टिमेटेड लाइफ में चेंज नहीं भी दिया रहता तो भी हम लोग एक रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते।
मतलब यहां पे क्या करते हैं, अगर मान के चलो लाइफ में चेंज नहीं होता तो रिमेनिंग लाइफ ऑफ 6 इयर्स, तो अब मैं 6,40,000 को 6 साल में डिवाइड करता, लेकिन अभी रिमेनिंग लाइफ में भी चेंज है, 6 साल की जगह 8 साल हो गया है, तो अब मैं 6,40,000 को 8 साल में डिवाइड करूंगा। सो नाउ एट द ईयर एंड आई विल चार्ज है डेप्रिसिएशन। ठीक है, कितना आएगा डेप्रिसिएशन, बाप रे ये तो कुछ ज्यादा ही गंदा आया। हाँ अब ठीक है, हाँ कितना आएगा फिर, 6,40,000 डिवाइडेड बाय 8, 80,000। दिस विल बी द डेप्रिसिएशन एंड हेंस वी विल गेट द डब्ल्यूडीवी। तो समझा, अब बहुत ज्यादा कुछ भारी चीज था क्या, एक जर्नल एंट्री का ध्यान रखना है, एक डेप्रिसिएशन में रिवीजन दिखाना है, और अपने को एक वर्किंग नोट बनाना है कि सर डेप्रिसिएशन में क्या चेंज आया है ना। तो आपको यहां पे यही दिखा देना है वर्किंग नोट में, ऐसा एक वर्किंग नोट बनाना होगा। ठीक है, या एक काम करते हैं, मैं इसका सॉल्यूशन दिखाता हूं आपको, मतलब आपको ये भी तो पता चल जाएगा इंस्टीट्यूट कैसे लिखता है। कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स में जब क्वेश्चंस आते हैं स्टेप्स लिखते हो ना, 1 1 2 3 4, उसी तरह से। तो आपको देखो कैसे लिखना है। सर सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया डेप्रिसिएशन 4 साल में 1 लाख रुपए चार्ज किया हम लोगों ने। सो डब्ल्यूडीवी क्या बचा, 6 लाख बचा। ठीक है, रिवैल्यू कर दिया, रिवैल्यू करने पे कितना हो गया वैल्यू अभी, 6,40,000। सर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वैसे तो 6 साल था, लेकिन एस्टिमेट चेंज होके कितना हो गया, 8 साल हो गया। सो अब 6,40,000 को डिवाइड करेंगे इन 8 ईयर्स, डिवाइस डेप्रिसिएशन विल बी 80,000। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, असेट अकाउंट बनाने बोलेंगे। असेट अकाउंट बनाने बोलेंगे तो अभी अभी देखा ही ना अपन ने कैसे करेंगे ये। और ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, एंट्री पास करने बोलेंगे, अगर वो भी बोल दिया तो ये एंट्री भी पास कर देंगे। अब बताओ कितना हार्ड है जमा, दिस इज व्हाट इज डेप्रिसिएशन। ठीक है, चलो सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी मैं आपको सिर्फ बता देता हूं अबाउट इंटेंजिबल एसेट्स, अमोर्टाइजेशन। ठीक है, पहली बात तो एक बात याद रखना कि इंटेंजिबल एसेट्स पे आपके मॉड्यूल का पेज नंबर 5.28 पूरा का पूरा पढ़ के जाना, कुछ भी नहीं छोड़ना। ठीक है, इसके ऊपर कुछ भी पूछा जा सकता है, थ्योरी भी पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, तो इसको पूरा अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, इसमें बहुत कुछ वही सब लिखा हुआ है जो मैंने आपको पहले ऑलरेडी बताया हुआ है, जो मैंने बोला है ना वही वाली बातें लिखे हुए, आपको सब मिल जाएगा यहां पे। ठीक है, ओके। तो सर ये पहले तो पूरा वही 5.28 5.29 ये पूरा ही आपको पढ़ के जाना है, अच्छे से इसको पढ़ना है। हो सकता है कि आपको ऐसा एक डिफरेंस बिटवीन भी पूछ ले, टैंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स का डिफरेंस, और मेरे ख्याल से ये अपन कॉमन सेंस से ही बना के लिख सकते हैं। एक रीड करके जाना, बाकी तो कॉमन सेंस से बना के लिख सकते हो। ठीक है, मैं मेन जो आ रहा हूं वो आ रहा हूं अमोर्टाइजेशन पे। अब पहले मैंने मीनिंग बता दिया आपको, अमोर्टाइजेशन क्या होता है सर, डिप्रिसिएशन का जुड़वा भाई। ठीक है, या बहन जैसा भी बोलना है। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन इज ऑन टेंजिबल एसेट, अमोर्टाइजेशन इज ऑन इंटेंजिबल एसेट, बस इतना ही चल। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखते हुए हम लोग आ जाते हैं सीधा इस एग्जांपल में, इसकी मदद से अपन समझने की कोशिश करते हैं। मतलब यहां पर कुछ अलग नहीं करना है आपको, जैसा अपन ने डेप्रिसिएशन में सीखा है वैसे ही लॉजिक है, और स्ट्रेट लाइन मेथड में जो सीखा है वैसे ही लॉजिक है। तो जरा देखो क्या है, पढ़ो पहले। कुमार R&D कंपनी रजिस्टर्ड पेटेंट। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट, द पेटेंट मीट्स द क्राइटेरिया ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट। तो पहली बात ना, इंटेंजिबल एसेट को लेके इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। ठीक है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने एक चीज देखा है कि, मतलब ये मैं प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं, पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूं। प्रैक्टिस में कैसा होता था कि बहुत सारे जन ना बहुत सारे एसेट्स को डेफर कर देते थे और उसको बोलते थे कि इंटेंजिबल एसेट है। मतलब आप लोगों ने भी एक नाम सुना होगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नाम सुना है? हलवे की तरह लोग इसको यूज कर रहे थे, घर की खेती करके यूज किए जा रहे, कोई माई बाप नहीं, कुछ नहीं, कुछ तो भी चले जा रहा था। ठीक है, और उसकी वजह से प्रैक्टिकल डिफिकल्टी बहुत ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, क्या हुआ भाई, ठीक है ना, नए नए चीजें होते रहते पता नहीं। ठीक है, हाँ जी, तो प्रैक्टिकलिटी में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आने लग गई। मतलब चलाने के लिए अपन ने थ्योरी वाइज कुछ तो भी चला दिया एक, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लगे। तो उसको लेके इंस्टीट्यूट ने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए और उन्होंने कहा कि भाई साहब इंटेंजिबल एसेट किसी को भी नहीं बोल सकते अपन। ठीक है, इट शुड क्वालिफाई एज एन इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, तो उन्होंने प्रॉपर एक एएस बनाया उसको लेके, इंटेंजिबल एसेट्स को लेके स्पेशली एक एएस है, और उसमें उन्होंने कुछ टर्म्स बोले हैं कि भैया ये सारे बातें पूरे हुए तो ही हम लोग उसको इंटेंजिबल एसेट का दर्जा देंगे और उस पर अमोर्टाइजेशन लगेगा। ठीक है, तो इसको लेके हुआ। जब एक चीज तो आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा 11वीं 12वीं में, गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अरे यार ऐसा घर की खेती है क्या यार, कुछ भी अपने हिसाब से एज्यूम कर लेंगे अपन,
अज्यूम करके कुछ भी एक एस्टिमेटेड बेसिस पे एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये मेथड वो मेथड, कुछ तो भी से गुडविल निकाल लेंगे, सीधा अपन उसको गुडविल को दिखा देंगे और उस पर डिप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे। मतलब एक बार सोच के देखो इससे कैसा फायदा हो सकता है। इमेजिन करो आप लोग इससे कितना फायदा उठाओगे। मतलब लोगों ने फायदा उठाया है, लोगों ने एक्चुअली में फायदा उठाया। सोच के देखो, अभी मान के चलो स्वप्निल ने अपना एक बिजनेस शुरू किया, ठीक है। बिजनेस में जो भी हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, भाड़ में गया। उसने अपने हिसाब से एक वैल्यूएशन कर लिया, वैल्यूएशन के हिसाब से बोल दिया गुडविल का वैल्यू है 50 करोड़, 50 करोड़, और मेरे को उस पर 10% अमोर्टाइजेशन चार्ज करने का है। तो 50 करोड़ का 10% 5 करोड़, ठीक है। फिर पीएनएल में बोल रहा है कि मेरे को प्रॉफिट आया ही नहीं क्योंकि मैंने अमोर्टाइजेशन 5 करोड़ चार्ज करके रखा है। इनकम टैक्स आके बोल रहा है टैक्स दिया ना, लगाए का टैक्स, देख 5 करोड़ का अमोर्टाइजेशन। अरे यार जरा सोचो क्या हो रहा है। ये सेल्फ जेनरेटेड कोई भी अगर कुछ भी अपने मन से बनाया जा रहा है तो भाई इस तरह से तो फ्रॉड बढ़ जाएंगे ना, फिर तो कोई टैक्स भरेगा ही नहीं दुनिया में, समझ रहे हो। तो ये सब चीजों को रोकने के लिए इंस्टीट्यूट ने बहुत सारी चीजें बनाए। तो देयर इज अ क्राइटेरिया ऑफ बीइंग कॉल्ड एज एन इंटेंजिबल एसेट। इसीलिए गुडविल के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। इट इज ओनली परचेज गुडविल दैट विल कम इन माय बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। अब देखो ये सब बातें यहां पे ऐसे नहीं बोले जाते, ये वक्त पे फाउंडेशन के बच्चों को ये सब बातें नहीं बोले जाते क्योंकि आप लोगों को माना जाता है कि आप लोग अभी बहुत छोटे हो, तो आप लोग उतना सोच नहीं पाओगे, ऐसा अज्यूम किया जाता है। लेकिन पता नहीं, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है क्योंकि मैं देखता हूं ना आजकल की जो जनरेशन है, छोटे बच्चों का जो जनरेशन है, मैं देखता हूं कि यंग जनरेशन इज वेरी वेरी टैलेंटेड एंड वेरी वेरी अक्लमंद। मतलब हम लोग आपके एज में जितना दिमाग रखते थे आप लोग उससे बहुत ज्यादा दिमाग रखते हो, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। तो इसलिए मुझे लगता है कि क्यों ऐसा अज्यूम करना कि आप लोग को नहीं समझेगा, इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूं बोलने की। अगर दिमाग में गया तो गया, नहीं तो स्किप किया तो भी चलता है, इश्यू नहीं है उसमें, ठीक है। चलो, लेकिन टेंशन नहीं लेने का बस, है ना। ओके चलो, तो यहां पे देखो द पेटेंट मीट्स द क्राइटेरिया ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट, यानी वो इंटेंजिबल एसेट है। अब 1 जुलाई 2021 डेवलप्ड एट द कॉस्ट ऑफ 28 lakhs एंड स्पेंड 2 lakh टुवर्ड्स लीगल फीस। अब जरा सोचो, इंटेंजिबल एसेट है। आप ये सब आजकल के जनरेशन में आप लोग सब बहुत अच्छी तरह से रिलेट कर पा रहे हो। जैसे कोई एक सॉफ्टवेयर वगैरह बनाया या एनीथिंग बनाया, उसको मैंने ऐसे पेटेंटेड करवा लिया, लेकिन पेटेंट करवाने के लिए लीगल फीस देना पड़ता है। एंड कैन आई से दैट इज वन टाइम। सो जरा समझो, टैंजिबल एसेट्स में हम लोग पढ़ते हैं कि मैंने टैंजिबल एसेट खरीदा और उसको इंस्टॉल किया, तो इंस्टॉलेशन चार्जेस बिकम्स द पार्ट ऑफ द कॉस्ट। इंटेंजिबल एसेट्स में इंस्टॉलेशन रेयर दिखेगा, इसमें ज्यादातर इंस्टॉलेशन की जगह आपको दिखाई देगा लीगल चार्जेस to get that right registered in my name. So that legal charges will be part of the cost of the intangible asset. समझ रहे हो बात को। तो सर ये इंटेंजिबल एसेट का मैं कितना कॉस्ट मानूंगा? 30 लाख, 28 लाख नहीं। समझे बात को। हाँ, अब क्या दिख रहा है? पेटेंट इज ग्रांटेड फॉर 10 years, बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 December, ठीक है सर। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन कितना होगा? कैसे निकाला? 30 लाख कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू तो कुछ है ही नहीं सर, सो सीधा डिवाइडेड बाय 10, खत्म। इतना ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। देखो एक और क्वेश्चन है यहां पे, इसको भी देख लो। प्राइम स्ट्रीमिंग कंपनी एक्वायर्ड द स्ट्रीमिंग राइट्स ऑफ अ मूवी फॉर 18 लाख। इतने सस्ते में राइट मिलता क्या? कुछ भी। खैर छोड़ो, अच्छा हमारे लिए जीरोस कम है। विद द कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरेशन ऑफ द स्ट्रीमिंग पीरियड बीइंग 10 साल, इतने साल का मिलता क्या 18 लाख में? कुछ भी। खैर ठीक है, छोड़ो। एट द बिगिनिंग ऑफ द 4th year, बेस्ड ऑन डिक्लाइन इन व्यूअरशिप, प्राइम स्ट्रीमिंग कंपनी डिसाइडेड टू स्ट्रीम द मूवी ओनली फॉर द नेक्स्ट 5 years। अब देखो वही चीज किया जो अपन ने अभी अभी डेप्रिसिएशन में पढ़ा। दिस क्वेश्चन इज ऑन चेंज इन एस्टिमेट, ठीक है। देखो सर 18 लाख का कॉस्ट था, स्टेप बाय स्टेप चलो। 18 लाख का कॉस्ट था, ठीक है, 10 साल लाइफ था, यानी व्हाट शुड हैव बीन अमोर्टाइजेशन? 1,80,000, है ना। अब कितने साल हो गए? एट द बिगिनिंग ऑफ द 4th year, यानी 3 साल हो गए। 3 साल हो गए यानी 1,80,000 इंटू 3, 5,40,000 डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। 18 लाख में से 540 चार्ज कर दिया, यानी कितना बैलेंस बचा? 12,60,000, ठीक है, ओके। तो अब मैंने 12,60,000 को वैसे तो रिमेनिंग 6 years में डिवाइड करना चाहिए था इक्वली, 7 साल में, सॉरी, है ना। 3 साल हो चुके हैं, तो 12,60,000 को मैं 7 साल में डिवाइड करता रहा, है ना। एक काम करो, 12,60,000 को डिवाइडेड बाय 7 करो, एक बार सिर्फ करके देखो। 1,80,000 आ रहा है,
है ना, सेम ही डेप्रिसिएशन आता। लेकिन अब इन्होंने चेंज क्या बोला, लाइफ नाउ इज ओनली 5 years। तो 12,60,000 को 6 साल में डिवाइड करूंगा क्या, नहीं, अभी कितने में डिवाइड करूंगा, 5 साल। तो अभी कितना हो जाएगा रिवाइज डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन। यस, ये आ गया आंसर। कुछ समझे, हाँ बस उतना ही है। अब जरा सोचो, ये क्वेश्चन आया तो 4 या 5 मार्क के लिए आएगा, दिस इज लिटरली हलवा, है ना। लेकिन कोई अगर पढ़ के ही नहीं गया इसको तो उसके लिए होगा ये डेंजर। जमा, सो दिस इज डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ध्यान में रहेगा, ठीक है। अब इसके टॉप 5 क्वेश्चंस अलग से हमारे होंगे, ठीक है। दैट्स इट। आया कॉन्फिडेंस अभी डेप्रिसिएशन में सबको, पक्का, चलो। तो दैट्स इट, वी आर डन। नेक्स्ट हम लोग कल शुरू करेंगे अभी एनपीओ, ठीक है। अब बस एनपीओ बचा है, फाइनल अकाउंट्स बचा है, ठीक है। यस, कोशिश करूंगा कि एक ही लेक्चर में उसको खत्म करूं मैं, ठीक है। चलो।